विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, बल्कि सीखने भी वाले हैं। एक इंटरनेट और ईमेल और दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग। आप जानते हैं कि इस युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, जो इंटरनेट है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसने कि पूरे विश्व को एक क्लिक के ऊपर संवाद, और ऐसा संवाद जो कि प्रामाणिक है, लिखित है, उसके लिए ला दी है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब कदाचित कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसका कि खुद का एक अपना ईमेल एड्रेस नहीं है। ईमेल अब हमारे साथ में, जिस तरह से हमारा मोबाइल नंबर है, उसी तरह से अब एक तरह से हमारा ईमेल अकाउंट, वो भी हमारी पहचान अब बनता चला जा रहा है। तो इस इंटरनेट और ईमेल का उपयोग कैसे किया जाए, विद्यार्थी उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में, और जब वो कहीं उद्यमी के रूप में काम करें तो कितना उपयोगी है, और उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उस रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, और साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग, एक जो सुनने में क्लाउड यानी बादल, और वो बादल की कंप्यूटिंग कैसे होती है, बड़ा उत्सुकता आती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर अनुज हुंडैत हैं। डॉक्टर अनुज हुंडैत वर्तमान में, अब वैसे मूलतः सर भौतिक शास्त्र फिजिक्स के प्राध्यापक हैं, और वर्तमान में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में आप पदस्थ हैं। सर को अध्यापन का बड़ा सुदीर्घ अनुभव है। रीवा से लेकर भोपाल तक उनकी जो यात्रा रही है, उस यात्रा में कई महाविद्यालयों को उन्होंने लाभान्वित किया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग में भी जो आईटी से रिलेटेड जितने मसले होते हैं, उसमें सर को जरूर याद किया जाता है। प्रशासन अकादमी के लिए सर एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे संकाय सदस्य हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से लेकर के प्रदेश के प्रत्येक विभाग जिसका यहाँ प्रशिक्षण होता है, और उसमें यदि कहीं पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात है, तो हमें सबसे पहले नाम याद आता है तो डॉक्टर अनुज हुंडैत का याद आता है। क्योंकि सर के जो बताने की, अपने शेयर करने की जो एक कला है, वो बिल्कुल अनपैरेलल है। ऐसे डॉक्टर अनुज हुंडैत हमारे बीच में आज दिन भर होंगे, यानी कि आपके तीनों जो पूरे प्रदेश में जितने भी सत्र हैं, वो सब सत्रों में सर आज रहेंगे हमारे साथ। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अनुज हुंडैत का। और आज इस तीसरे दिवस, इस मॉड्यूल के जो तीसरा दिवस है, उसकी शुरुआत पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर अनुज हुंडैत। शेयर कर लूं मैं? शेयर खोल देता हूं। चलिए, मैं अपनी बात आपके सामने जो है एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखना चाहूंगा, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात रखने के पहले मैं दो अपने गुरुओं का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिन्होंने आज मुझे आपके सामने उपस्थित रहने की एक मूलभूत प्रेरणा दी है। सन 1990 मैं कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानता था, और मैं कंप्यूटर के कमरे में 4 साल तक घुसा ही नहीं। डर लगता था कि कंप्यूटर में क्या होता है। तब मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तुम कंप्यूटर के बारे में जानना सीखो, और तब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था, मिस्टर अनुज, अगर आप गवर्नमेंट के कंप्यूटर से कंप्यूटर नहीं सीख सकते तो जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब कंप्यूटर 1.5 लाख का आता था, और कॉलेज के प्रोफेसर को तनख्वाह मिलती थी 1300 रुपए। दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि खराब होता है कंप्यूटर तो होने दो, मैं बैठा हूं सुधारने के लिए। और मैंने जब कंप्यूटर सीखना शुरू किया तो पहली गलती ही मेरे से ये हुई कि ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस लाने के लिए लाइटनिंग कॉल बुक किया गया, और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। तो ऐसे थे मेरे पहले गुरु, जिन्होंने मुझे कंप्यूटर सीखने के लिए प्रेरणा दी। दूसरे मेरे गुरु थे, उनका ये कहना था, जब भी कभी जीवन में कोई मौका मिले तो उसे छोड़ो मत।
उसके पीछे पड़ जाऊं। तो चलिए आज आपके सामने मैं कुछ बिल्कुल क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई चीजें भी लेके आऊंगा और बहुत सरल भाषा में आपसे कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने जो एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं उसमें लिखा हुआ है क्लेवर सर्वेंट, एक चतुर नौकर। तो आप जानते हैं चतुर नौकर कौन है और चतुर नौकर मेरे लिए क्या कर सकता है? जी हां, कंप्यूटर का ही दूसरा नाम है चतुर नौकर। और चतुर नौकर इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये एक सर्वेंट है, एक नौकर है और ये चतुर इतना है कि हमें मालिक होने के लिए, मालिक बनने के लिए, मालिक बने रहने के लिए ये मालूम होना जरूरी है कि मेरा नौकर मेरे लिए क्या कर सकता है। तो आप देखिए कि अगर आपका नौकर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आपको यही नहीं मालूम कि आपका नौकर आपके लिए क्या कर सकता है, तो आप मालिक नहीं होकर के बल्कि कंप्यूटर आपका मालिक हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ चीजों से मैं आपसे परिचय कराता हूं और कंप्यूटर को एक नौकर के रूप में ट्रीट करते हुए मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ रिकैप करता हूं जो पिछले आप 4-5 दिनों में आपने समझने का प्रयास किया होगा। एक बहुत कॉमन सा वर्ड आता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से कुछ बताना चाहूंगा कि आईसीटी का मतलब क्या हो सकता है। देखिए आपके साथ सामने एक बहुत छोटा सा एक सर्कल में एक जानकारी दिख रही है और वो दिख रही है, शुरुआत हो रही है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रांजैक्शन। यहां तक तो आपने समझ लिया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए बिल्कुल जान जैसी चीज है। अगर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होगा तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हार्डवेयर आप सब जानते हैं, छू करके हम उसको महसूस कर सकें, ये हार्डवेयर है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है जिसका नाम होता है ट्रांजैक्शन। आप सब लोगों ने किसी न किसी रूप में ट्रांजैक्शन तो परफॉर्म किया है और कैसा ट्रांजैक्शन? क्या करना बताइए, इधर उधर सॉफ्टवेयर चालू कर रहा हूँ, लाइट चलेगी। आज हमारी एक फैकल्टी में आने को मना करती है। तो बैकअप में टीम चालू कर रहा हूँ। अरे पीछे वाला नहीं है ना बैकअप। ये लोग ये नीचे टेंट लगा रहे हैं ना, हमने एकदम से बंद कर दी। वही तो गई थोड़ी है लाइट। जैसे टीम चालू हो जाए तुरंत ही तो बोला मैंने।
सर ये भी बोल देना कि हमारा जो सत्र है वो हाँ बढ़ जाएगा। 15 मिनट बढ़ जाएगा। नहीं नहीं शेयर वो करना ना, ये मिनिमाइज करना। सर पावर पॉइंट कहाँ पर है? नेट कुछ भी डाल पावर पॉइंट कहाँ? ठीक पावर पॉइंट कहाँ रखी? डेस्कटॉप पे डला हुआ डेस्कटॉप में चलिए, अभी आपने देखा कि एक मर्फी लॉ लगा। मर्फी लॉ ये कहता है कि जब हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और उसी समय टेक्नोलॉजी हमारा सपोर्ट नहीं करती है। कोई बात नहीं, लाइट के फेल्योर होने के कारण अभी हमारा सेशन कुछ देर के लिए बाधित रहा, लेकिन ये सेशन अभी 15 मिनट के लिए आपके लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि अभी जितने भी सेशन हमारे अभी चलेंगे, ये वाले दोनों, ये थोड़ा 15 मिनट आपके आगे तक चलेंगे। तो चलिए हम अपनी बात को पुनः वापस लेकर के आते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर को हम एक टेक्निकली भाषा में कहें तो एक क्लेवर सर्वेंट कहा जाता है इसको। और क्यों क्लेवर सर्वेंट कहा जाता है ये मैंने आपको पहले बताया कि क्लेवर सर्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, लेकिन ये तभी हमारा सर्वेंट होगा क्लेवर जबकि मालिक के रूप में हमें मालूम हो कि हमारे लिए क्या कर सकता है। तो मैं शुरुआत कर रहा था आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और आपके सामने हम लोग बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। इसके बाद बात हो रही थी ट्रांजैक्शन की। अगर कॉमर्स के जितने विद्यार्थी हैं वो सब समझते हैं कि ट्रांजैक्शन का अर्थ क्या होता है। हम सब लोग भी जानते हैं कि ट्रांजैक्शन का अर्थ क्या है, चाहे हमने कॉमर्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। हम बैंक में जाते हैं, एक स्लिप भरते हैं और स्लिप भरने के बाद वो हमको पैसे देते हैं। जब हम पैसे गिन करके संतुष्ट हो जाते हैं तब वो हमारा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के क्षेत्र में भी ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप इंटरनेट पर हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे हो। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में जब भी कभी हम कोई एक मैसेज भेजते हैं और वो मैसेज सामने वाले तक पहुंचा, एक डंडी नीली हो जाती है, उसने पढ़ लिया, दोनों डंडी नीली हो गई। इसका मतलब वापस आपके पास तक वो खबर आ गई कि ट्रांजैक्शन नाउ इज कंप्लीट। तो ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर की भाषा में भी, इंटरनेट में भी, ईमेल में भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह हमारा ट्रांजैक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि चीजें पूरी हुई या नहीं। आपको याद होगा कि जब हम लोग बैंक एटीएम से पैसे निकालते हैं और पैसे बाहर नहीं निकलते तो अब हम घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि अभी वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ है, वो आपके खाते में वापस पैसे आ जाते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस में हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब सिर्फ ह्यूमन की कम्युनिकेशन की बात नहीं होती है, अब बल्कि इंस्ट्रूमेंट्स की आपस में कम्युनिकेट करने की बात होती है। एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कैसे आपस में बात करेगा, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करेगा, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कैसे बात करेगा, एक वॉशिंग मशीन दूसरे वॉशिंग मशीन से कैसे बात करेगी, या वॉशिंग मशीन आदमी से कैसे बात करेगी, वॉशिंग मशीन अपने मालिक से कैसे बात करेगी। ये सब हमारे बिना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं है। और आने वाले समय में तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त होने जा रही है कि हम अब सब भूल जाएंगे कि लीज लाइन क्या होती है, ब्रॉडबैंड क्या होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब एक वायरलेस कम्युनिकेशन की गजब की टेक्नोलॉजी उपस्थित होने जा रही है, जिसको हम लोग मोबाइल में जब यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं। एक 1G, 2G, 3G, 4G, अब आने वाला है 5G। तो मैं कुछ आपको उसके बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर में जितना भी कुछ होता है वो सब 01, 01, 01 के रूप में होता है। लेकिन अगर हम कहें कंप्यूटर 0 भी नहीं जानता, कंप्यूटर 1 भी नहीं जानता,
लेकिन वो इतना जानता है कि अगर एक वोल्टेज एक निश्चित सीमा से ऊपर हो तो वो 1 हो जाता है और कम हो तो वो 0 हो जाता है। इतने से ही पूरी काम हो जाता है। इसी को हम लोग बिट के रूप में जानते हैं, क्योंकि जैसे एक स्विच को ऑन या ऑफ करने में उसमें 0 या 1 हम मान सकते हैं। तो अगर 2 स्विच होते मेरे पास तो मैं कितने संकेत भेज सकता था? अगर मैं इसको देखूं तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 4 संकेत भेज सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास 3 स्विच होते 0 1 करने वाले तो मैं कितने संकेत भेज सकता हूं? सबके मन में आएगा कि 3 होते तो 6 नहीं, 3 होते तो 6 नहीं 8, क्योंकि 2 की पावर 3। अब याद कीजिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512 और फिर 1024। इसीलिए हम जानते हैं कि 1 किलोबाइट में 124 बाइट होते हैं। यहां पर 1000 का कंसेप्ट नहीं होता है, 1 किलो का मतलब 1024 होता है। ये सब कुछ तो है, लेकिन अगर इंटरनेट की सुविधा हमको नहीं मिल रही है तो हम हैंडीकैप हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। आज के जमाने में इंटरनेट बहुत जरूरी चीज है। और आपने देखा होगा कि पिछले 20-30 सालों में संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो है इंटरनेट की। हम जिस गति से इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, जिस गति से हम कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, आज हमारे हर बच्चे के पास मोबाइल है। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम इंटरनेट का अधिक से अधिक उपयोग करते जा रहे हैं। इससे ज्यादा तेजी से कोई टेक्नोलॉजी संसार में आज तक नहीं बढ़ी है। अब अगला जो कदम आने जा रहा है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये क्या है इसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन इसको बादल के रूप में दर्शाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा इसको बादल के रूप में हम क्यों दर्शाते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आपको कुछ चित्र के माध्यम से सॉफ्टवेयर्स को दिखाता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं। एमएस ऑफिस का आइकन होगा, 365 का है, पीडीएफ का है, विंडोज का है, आउटलुक एक्सप्रेस का है, एक्सेल का है, वर्ड का है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे ये सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनके बिना हमारा काम नहीं होगा। हार्डवेयर ये सब चीजें हैं जिनको कि हम छू करके महसूस कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शन। तो एक जगह से दूसरी जगह तक संकेत जाना और वापस रिटर्न होकर के आना कि हाँ मैं पहुंच गया और उसने मुझे पढ़ लिया, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो कंप्यूटर पूरा का पूरा काम करता है, कंप्यूटर या इंटरनेट टेक्नोलॉजी इसी पे काम करती है, ट्रांजैक्शन के ऊपर। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखें तो हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वर्ड सुना होगा www, इंटरनेट या www। तो देखिए कैसे आपस में सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये पूरा संसार जुड़ करके अभी वसुधैव कुटुंब का नारा चरितार्थ हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि सभी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से अमेरिका में बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से बात कर सकते हैं, बल्कि उनको देखते हुए बात कर सकते हैं। कितनी अच्छी सुविधा हो गई। ये बिना कम्युनिकेशन के, बिना इंटरनेट की सुविधा के ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा कैसे ड्रास्टिक चेंज आया हमारे जीवन में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विस्तार से। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा चित्र ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताने का प्रयास किया है। एक कांच की हॉलो ट्यूब होती है और उस हॉलो ट्यूब के अंदर हम 0101 के रूप में सिग्नल्स को भेज सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि आज अब हमारे पास 4G की भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं घर में मिल रही हैं। हमको ऐसा इंटरनेट मिल रहा है जो कि ऑप्टिकल फाइबर से हमारे पास आ रहा है। हमारे घर में ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है और उस ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, जियो का ब्रॉडबैंड ले लीजिए, एयरटेल का ब्रॉडबैंड ले लीजिए। तो जब हम एयरटेल या जियो का ब्रॉडबैंड लेते हैं और अपने घर में ऑप्टिकल फाइबर की लाइन लगवाते हैं, तो हमारे लिए हमारे घर के जितने भी उपकरण हैं उसमें इंटरनेट इतनी तेजी से आता है, इतनी ज्यादा स्पीड से आता है कि हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर पाते हैं। हम स्मार्ट टीवी में डायरेक्ट यूट्यूब चलाते हैं, हम स्मार्ट टीवी में डायरेक्ट नेटफ्लिक्स चलाते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम चीजों को लाइव स्ट्रीमिंग हम कर पा रहे हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के बिना नहीं हो सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर मतलब कांच की एक हॉलो ट्यूब जिसके अंदर हम लाइट की स्पीड से सिग्नल्स को भेज सकते हैं। तो चित्र के रूप में आपको बताने का प्रयास किया, आगे भी चित्रों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम संकेतों को भेजते हैं। तो आपने देखा कि इंटरनेट एक्सेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और कैसे पूरा संसार जो है आपस में एक दूसरे को बात कर पा रहा है, जुड़ पा रहा है। अभी हाल ही की आपको एक घटना बताता हूं और वो घटना है लॉस वेगास में इस बार जो है हर साल होने वाला एक टेक्नोलॉजी का
मेला होता है कहें, क्योंकि उसमें जितने भी नए नए चीजें आती हैं, आइडियाज आते हैं, वो वहां पर फ्लोट होते हैं। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, इसलिए तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता जिसमें कि एक ओरेटर ने, एक वक्ता ने अंग्रेजी में अपना भाषण दिया और उसी समय उसने कहा कि इस भाषण को जापानीज में कन्वर्ट करो और होलोग्राम के माध्यम से मुझे ले चलो कहां, जापान। और लाइव उसने कर करके दिखाया, उसका एक होलोग्राम बना और होलोग्राम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी जा करके प्रिडिक्ट हो सकता है। जैसे ही वो दिख रही थी लेडी, वैसे ही होलोग्राम के रूप में उसको जापान के लोगों ने देखा और बोलते हुए क्या क्या सुना, जापानीज भाषा में। यानी कि अब हमारे पास ऐसी सुविधा आ गई है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए, हम स्पीच रिकॉग्निशन को यूज करते हुए, हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने आप को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे देश में और उनकी ही भाषा में बात कर सकते हैं। आपको अंग्रेजी बोलना है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा लाइव। तो इंटरनेट की बहुत गजब की पावर है। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मैं पूरा विस्तार से आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन एक कार्टून के रूप में चित्र बनाया जाता है कि हम बादलों से बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन ये बादल क्या चीज है, हम इसको क्लाउड क्यों कहते हैं, इसको मैं अभी आपसे थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दो छोटी छोटी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों ने एक फोटोशॉप का नाम सुना होगा। फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं या उसको एडिट करते हैं या फोटो डालते हैं, उसको बदल लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उस फोटोशॉप के चित्र को अगर मैं बड़ा करूं तो वो फट जाता है। वो क्यों फट जाता है? क्योंकि वो पिक्सल के ऊपर आधारित होता है। पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर और एलिमेंट, और इसका ये गुणा है, एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। पिक्चर एलिमेंट को गुणा कर दिया गया है, पिक्चर और एलिमेंट, तो बन गया हमारे पास एक ऐसी ग्राफिक्स जो कि छोटे छोटे रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन के ऊपर का जो होता है इंटरसेक्शन, उसको हम लोग एक पिक्सल कहते हैं। तो रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, उस पिक्सल के साइज को अगर मैं बड़ा करूं तो वो फट जाता है। देखिए आपको चित्र के रूप में दिखाता हूं कि ये छोटा सा ऊपर आप देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा है, अगर वो छोटा है तो कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उसको इतना बड़ा किया तो उसमें सब क्या हो गया कि वो जो छोटे छोटे से पिक्सल्स थे वो साइज में बढ़ गए, और जैसे ही साइज में बढ़ गए तो क्या हुआ, वो अब आपको बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है चीज वही की वही, लेकिन पिक्सल का साइज हमने बढ़ा दिया। तो यहां पर पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने भी देखा होगा कि कोई भी फाइल को अगर हम रिड्यूस करना चाहें साइज में तो कैसे रिड्यूस होती है, आप देखते हैं। आप लोग अगर आपने 1 MB की एक फाइल ले ली, बना ली, फोटो खींच लिया अपना हाई रिजोल्यूशन पे, फिर आपने कहा कि नहीं इसको तो 500 KB में कन्वर्ट करना है, फिर आपने कहा नहीं इसको 100 KB में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, ऑल्टरनेट पिक्सल्स को डिलीट कर दिया जाता है, तो साइज उसका छोटा होता है। फिर ऑल्टरनेट पिक्सल्स को डिलीट कर दिया जाता है रोज एंड कॉलम से, तो वो और साइज छोटा होता है। तो कई बार हमारे पास, हमको उसको बड़ा करने पे कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ा करने पर हमें जरूरत ही नहीं होती है, तो जब भी कभी हमको कोई छोटा फोटो भेजना होता है तो कम साइज का भेजते हैं। तो आपने देखा कैसे ये रास्टर ग्राफिक्स है। अब एक ग्राफिक आती है जिसको क्या कहते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स। इसका उदाहरण आपके सामने है कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ में जब भी कभी आप काम करते हैं, आप देखते हैं आपको अगर कोई फ्लेक्स बनवाना हो तो आप प्रिंटर के पास जाते हैं, प्रिंटर कहता है कि मैं तो कोरल ड्रॉ बनाऊंगा, आपको अच्छी क्वालिटी दूंगा। क्यों? क्योंकि उस केस में अगर कोई छोटा सा चित्र जैसे कि मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, अगर इस चित्र को मैं बड़ा करूंगा तो भी कोई पिक्सल नहीं फटेगा, क्योंकि ये अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो आपने एक छोटा सा अंतर देखा कि रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स। अब चलिए हम चलते हैं, जो हमारा आज का मूलभूत विषय है वो है इंटरनेट, फिर ईमेल और फिर उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग पे चलेंगे। तो इंटरनेट के बारे में हम कुछ समझना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां पर एक चित्र दिखा रहा हूं। आप देखिए इस चित्र को अगर देखें तो इस चित्र में ये लाल लाल गोले के अंदर कुछ एक्स टाइप की चीजें बनी हुई हैं। हम सब इनको राउटर्स के नाम से जानते हैं। यहां देखिए आपके पास बहुत सारे ये पीसीज बने हुए हैं। इसको हम लोग सिंपल पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। कई बार हम लोग इसको वर्क स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। एज वर्क स्टेशन और कंप्यूटर में एक बेसिक छोटा सा अंतर होता है कि वर्क स्टेशन में हम सभी प्रकार के काम, हायर ग्राफिक से काम भी आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे बीच में टेलीफोन भी बना हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर एक सर्वर भी बने हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपके पास लैपटॉप्स भी बने हैं और देखिए वाईफाई से आपस में जुड़े हुए हैं। फिर देखिए कैसे राउटर्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम अगर इंटरनेट को समझना चाहें तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंटरनेट, उसके क्या प्रोटोकॉल होते हैं,
उसके क्या स्टैंडर्ड होते हैं। अब हम प्रोटोकॉल एक टेक्निकल भाषा, हम इतना कह दें कि उसके क्या नियम कायदे होते हैं, ये समझना है। तो मैं आपको थोड़ा सामान्य भाषा में बताने का प्रयास करूंगा कि प्रोटोकॉल क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम इंटरनेट की सेवाएं देखें तो बहुत सारी सेवाएं हैं। इन सेवाओं में मैं कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 ही आपको आज बताऊंगा। एक है हमारे पास इंटरनेट का ईमेल, दूसरा एक न्यूज का संबंधित होता है जिसको हम लोग यूजनेट कहते हैं। एक और सुविधा होती है जिसमें फाइल को ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, उसको हम लोग एफटीपी कहते हैं। इसी प्रकार से रिमोट लॉगिन होता है कि मैंने अपना कंप्यूटर जो है अपने दोस्त को दे दिया, उधार ही नहीं दिया है, मैं अपने कंप्यूटर को अपने पास ही रखा हूं, लेकिन मैंने इंटरनेट के माध्यम से उसको एक सुविधा दे दी कि तुम अपने घर में बैठे हुए मेरे कंप्यूटर को लॉगिन कर लो। तो इसको हम लोग कहते हैं रिमोट लॉगिन, इसको टेलनेट कहते हैं। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग को हम लोग गोफर कहते हैं। ऑटोमेटेड टाइटल सर्च को हम लोग वेरोनिका आर्काइव के नाम से जानते हैं। ऑटोमेटिक कंटेंट सर्च को हम लोग WAIS के नाम से जानते हैं, एंड सो ऑन। और एडवांस ब्राउजिंग यानी कि WWW। तो आज हम आपको 2-3 चीजें हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक है इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा हमारे पास एडवांस ब्राउजिंग, हम कैसे कैसे ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज बड़ा सरल सी चीज है। अगर मैं इसको सामान्य भाषा में कहूं तो एक छोटे से बच्चे से पूछा गया कि इंटरनेट क्या होता है, तो उस बच्चे ने एक जवाब दिया जिसपे मैडम ने उसको बहुत डांटा, लेकिन वो बच्चा अपनी जगह बिल्कुल सही था। उससे पूछा गया कि इंटरनेट क्या होता है, तो उसने कहा कि मेरे बाथरूम में जो मकड़ियों के जाले बने हुए हैं, अगर वो सब जाले एक दूसरे से जोड़ दिए जाएं तो वो इंटरनेट हो गया। आप देखिए उस बच्चे की समझ से वो इंटरनेट की परिभाषा कितनी करेक्ट है, क्योंकि इंटरनेट होता क्या है? अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स का आपस में जुड़ना ही तो इंटरनेट है। अगर वो मकड़ी अपने जाले से निकल के दूसरे जाले में चले जाए, दूसरे से निकल के तीसरे जाले में चले जाए, तीसरे से चौथे में चले जाए, तो इसका मतलब यही हुआ कि सभी वो नेटवर्क, सभी जाले आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम इसी को कहते हैं इंटरनेट। अब देखिए इंटरनेट वर्ड कहां से आया। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेट बराबर इंटर और नेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। तो इससे हम लोगों ने इंटर का तो वर्ड ले लिया INTER और कनेक्टेड को छोड़ दिया, और नेटवर्क का ले लिया नेट, तो बन गया इंटरनेट। ठीक है, तो हम इंटरनेट को कैसे समझें? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के रूप में समझें। इंटरनेट किसके ऊपर आधारित होता है? मैंने आपको बताया कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक TCP/IP नाम से हम प्रोटोकॉल जानते हैं। टेक्निकली समझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड है, एक नियम कायदे कानून है। तो क्या है नियम कायदे कानून, मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। एक हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो उसको हम IP के नाम से जानते हैं। TCP को हम जानते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। भूल जाइए कि TCP/IP क्या होता है, हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश करें कि इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड जरूरी है। अगर सपोज कीजिए कि +5 वोल्ट को के ऊपर को मैं 1 कहूं और +5 वोल्ट से नीचे को मैं 0 कहूं, तो कंप्यूटर इस पे काम कर रहा है। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक। लेकिन अगर कंप्यूटर बनाने वाले स्वतंत्र होते तो वो ये भी कर सकते थे कि +5 से ऊपर वाले वोल्टेज को 0 कह दें और नीचे वाले को 1 कह दें, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बैठा है जो ये डिसाइड कर रहा है कि +5 के ऊपर को आप हमेशा 1 कहेंगे। ठीक है, तो यही एक प्रोटोकॉल होता है कि एक नियम कायदे कानून जो सबको मानना जरूरी है। नहीं तो मालूम पड़ा कि हर चीज का अपने अलग अलग नियम कायदे कानून है, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना जरूरी है कि एक न कुछ नियम और कायदे कानून पर ही रहना जरूरी है। तो इसी को हम लोग TCP/IP के नाम से समझते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, तो चलिए इंटरनेट के नट और बोल्ट क्या है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अब फिर से वही चित्र को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। देखिए ये वर्क स्टेशन का चित्र है, ये सर्वर का चित्र है, ये राउटर का चित्र है, ये मोबाइल का है। सर्वर वर्क स्टेशन को भी हम लोग PC भी कहते हैं। तो देखिए कैसे आपस में जोड़ते हैं। ये है इंटर ISP, अब एक नया वर्ड आ गया। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने इंटरनेट की सुविधा किससे ली है? आपने अपनी इंटरनेट की सुविधा, अगर घर पर आप अगर एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं तो इंटरनेट की सुविधा कौन दे रहा है आपको? एयरटेल वाला। अगर आप जियो का इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो कौन दे रहा है आपको? जियो।
और अगर आप बीएसएनएल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो कौन दे रहा है आपको? बीएसएनएल। ये सब होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सुविधा दिलने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो इंटरनेट की सुविधा दे रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। यस, अगर ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मालूम पड़ा कि अगर मैंने एयरटेल का इंटरनेट लिया हुआ है तो वो एयरटेल के इंटरनेट से मुझे बाहर ले जा ही नहीं रहा किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो इसलिए देखिए ये राउटर क्या काम कर रहा है, ये राउटर था, इसने एक लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के यहां से इस कंप्यूटर से एक मैसेज लिया और इसको एक दूसरे वाले को दिया और दूसरे वाले ने एक कंपनी के नेटवर्क को दे दिया। तो देखिए आपस में अगर जुड़े नहीं होते तो काम कैसे बनता है? तो ये हो गया हमारे पास जुड़ना। तो हम राउटर्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। हम एक कंपनी के भी जा सकते हैं, एक पूरे देश के लिए भी, एक देश से दूसरे देश के में भी हम जुड़ते हैं। तो मैं आपको आगे ऐसे ही चित्रण के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलियंस ऑफ कनेक्टेड कंपनीज कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मिलियन मतलब लाखों, और कैसी डिवाइसेस है? जो कि अंत में यूज होने वाली हैं, जैसे कि मेरा मोबाइल, जैसे कि मेरा फिटबिट। मेरा फिटबिट भी एक एंड डिवाइस है और इस एंड डिवाइस में भी मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। या फिर अभी कैनन का मैंने कैमरा खरीदा जो कि इंटरनेट रेडी है, या मैंने अपनी एक वॉशिंग मशीन खरीदी जो कि इंटरनेट रेडी है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया, जैसे कम पीसीज हो सकते हैं, वर्क स्टेशन हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, स्मार्टफोन हो सकते हैं, वॉशिंग मशीन हो सकती है, कैमरा हो सकती है। अब आने वाला जो समय है उसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी होंगी और बात करेंगी। बात करेंगी क्या अर्थ आप समझ गए? अगर मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं तो मैं चाहूं कि मैं अपने घर के एसी को चालू कर सकूं तो मैं कर सकूंगा। अगर मैं चाहूं कि मैं घर की वॉशिंग मशीन को बंद कर दूं तो मैं कर सकूंगा, घर के बाहर रहते हुए भी। तो ऐसी सुविधाएं हमको इंटरनेट के माध्यम से ही मिलेंगी। तो बहुत सारे ऐसे एंड डिवाइसेस, एंड सिस्टम्स को हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेशन लिंक कैसे होती है, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये तार बिछा देने से काम चलेगा या किसी और तरीके से? तो कई जगह अलग अलग प्रकार की सुविधाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप लोग वर्चुअल क्लासेस में बैठे हैं तो आपके पास 2 MBPS की एक डेडिकेटेड लाइन है। लेकिन सब जगह 2 MBPS की ऐसी डेडिकेटेड लाइन है ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे कुछ जो वर्चुअल क्लासेस हैं वहां पर आपने देखा होगा उस कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है, यानी कि वो रेडियो सिग्नल के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसी ही दिक्कत हमको हुई थी जब हम दतिया में वर्चुअल क्लास का इंप्लीमेंट करने जा रहे थे। तो मालूम पड़ा कि दतिया में जहां हम करने जा रहे थे उस कॉलेज के बगल में किला था और उस वहां तक हमको सुविधा नहीं मिल पा रही थी। तो आपको कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड लगाना पड़ेगा। तो कई तरीके होते हैं जिससे कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक तरीका है ऑप्टिकल फाइबर का, एक तरीका है कॉपर के तार का। अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में जब टेलीफोन हुआ करता था तो कॉपर के तार से आता था। जब बीएसएनएल की हम लोग पहले इंटरनेट की सुविधा लेते थे कॉपर के तार से आते थे, ठीक है। तो हम कॉपर के तार के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स के माध्यम से भी जुड़ते हैं, और तो और आप सैटेलाइट के माध्यम से भी डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो जैसे आपने D2H सुना है ना, उसी प्रकार से हम यहां पर भी कम्युनिकेशन लिंक्स जो है सैटेलाइट के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी सुविधा हमारे पास रहती है। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं। तो आपने देखा कि राउटर क्या होता है, जो कि कुछ सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजता है। इसको हम लोग पैकेट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि पैकेट भी क्या होता है। लेकिन आप देखिए ये कैसा आपके सामने एक चित्र है जिसमें कि लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि आपके कॉलेज का भी नेटवर्क होगा, एक दूसरे कॉलेज का भी नेटवर्क हो सकता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कॉर्पोरेट नेटवर्क है और एक कैंपस का नेटवर्क है। तो कैंपस में इथरनेट कार्ड के माध्यम से हम सब आपस में जुड़े हुए हैं कंप्यूटर्स, ठीक है। लेकिन किसी कंपनी में जो है किसी दूसरे प्रकार से जुड़े हुए हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या कर देता है, ये बेसिकली रीजनल एंड नेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनको हम ISP के नाम से जानते हैं। तो ये सब आपस में अगर ऐसे राउटर लगे हों तो एक दूसरे तक हम आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि लैन वैन से नहीं जुड़ा है और वैन लैन से नहीं जुड़ा है या वैन मैन से नहीं जुड़ा है। सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तभी आपस में आसानी से बात हो पाएगी।
नहीं तो आप सोचिए कि आप अपने मोबाइल से कैसे अमेरिका अपने दोस्त से बात कर पाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये सब चीजें लाइट की स्पीड से होती हैं और आपका सिग्नल जो है लाइट की स्पीड से जा रहा है। अगर मान लीजिए वो रास्ता पतला होता सिग्नल भेजने का तो क्या होता? आप देखते हैं जब कभी सड़क पतली होती है और उसके ऊपर खूब सारी गाड़ियां आती हैं तो क्या हो जाता है? ट्रैफिक जाम हो जाता है। शुरू शुरू में हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा ट्रैफिक जाम देखा, लेकिन क्या आज आपको ट्रैफिक जाम मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास रास्ते बहुत चौड़े हो गए, हम वाईफाई के माध्यम से जुड़ जाते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़ जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे सिग्नल्स को हम भेज सकते हैं और कोई भी आपस में इंटरफेयर नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं इंटरनेट को और मजबूत बनाती हैं। तो देखिए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का मैंने एक चित्र आपके सामने लाया हूं कि लोकल एरिया नेटवर्क है, इससे खूब सारे कंप्यूटर जुड़े हैं। प्राइवेट डेडिकेटेड कोई नेटवर्क हो सकता है, यानी कि आपका व्यक्तिगत कोई, इसमें भी कई जुड़ सकते हैं। फिर देखिए, पब्लिक का कुछ हो सकता है, वो भी जुड़ सकते हैं। ये ISDN सुविधा होती है, डिजिटल नेटवर्क होता है, जिसमें कि आजकल टेलीफोन कंपनियां ISDN का यूज करती थी मोबाइल पे बात करने वगैरह के लिए, तो ये भी सुविधा हो सकती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया हो सकता है, खूब बड़े बड़े आपस में एक दूसरे एरिया जोड़ना, स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को नाम हम जोड़ने के लिए, कभी हम उसको ब्रिज कहते हैं, कभी हम राउटर कहते हैं, कभी हम गेटवे कहते हैं। हमें ज्यादा विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इतना समझना जरूरी है कि ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब बात आती है कि इंटरनेट को चलाता कौन है। आप सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा, कौन चला रहा है इंटरनेट को? अब देखते हैं कौन चलाएगा इसको, इंटरनेट को। कोई ना कोई तो सुविधा देने वाली चीजें हो सकती हैं, तो नोबडी, कोई नहीं चला रहा है इसको। तो फिर कैसे चल रहा है? कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो चलाते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका नाम है यहां पर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो इंटरनेट हमारे पास इस रूप में नहीं मिलता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती, कोई कुछ किसी नियम को फॉलो करता, किसी कोई दूसरे नियम को, लेकिन नहीं, यहां तो इंटरनेट एक नियमानुसार चल रहा है और उसके स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं, नंबर्स को कौन डिसाइड करता है। नंबर्स को डिसाइड करने वाली जो एजेंसी है उसको हम लोग IANA कहते हैं, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो कैसे, किन नंबर्स के लिए कैसे, किसके लिए क्या ASCII कोड देना है एंड सो ऑन, या नंबर्स को कैसे डिसाइड किएंगे इसके लिए। इसी प्रकार से नाम का, नंबर को आप समझ लीजिए कि हर मशीन का एक नंबर है, उसका भी डिसाइड करने के लिए एक अथॉरिटी है। ठीक है, हर मशीन को हम नंबर से जानते हैं। अभी मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि किसी भी मशीन का नंबर क्या हो सकता है। आपने देखा होगा, अभी कल ही की खबर है कि कुछ लोगों ने देश विरोधी गतिविधियों के लिए एक जूम पे मीटिंग की। ठीक है, और कल ही की न्यूज थी कि गवर्नमेंट ने कहा जूम वाले ऑर्गेनाइजेशन को कि आप हमें बताएं कि इस जूम मीटिंग पे जो 80 लोग जुड़े हैं वो कौन से हैं। तो देखिए, उनके पास पूरी सुविधा है, वो कौन से 80 लोगों ने जुड़ करके जूम पर अपनी मीटिंग की है, वो उनके कंप्यूटर तक, उनके डिवाइसेस तक पहुंच जाते हैं। तो हम सब लोग, अगर हम कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप सब किसी की नजर से छुपे नहीं है। आप अगर टेक्नोलॉजी चाहे, गवर्नमेंट चाहे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स चाहें, तो वो तुरंत पकड़ सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर से या कौन से मोबाइल से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है और कौन कौन लोग सम्मिलित रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि कार को अगर हमने पकड़ लिया तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कार किसकी है। ठीक है, क्योंकि कार का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हम मालिक तक पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग यहां पर भी पहुंच जाते हैं कि भैया वो किसने किया। तो एक देखिए, एक और चीज सुविधा है जिसे कहते हैं हम लोग नेम, डोमेन नेम। तो इसको भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए कई कई एजेंसियां हैं, जैसे कि यूएस की एजेंसी है जो इंटरनिक है, यूरोप की एजेंसी है वो RIPE है। ठीक है, तो ये नेम को डिसाइड करती है। नेटवर्क को डिसाइड करने वाले भी, स्टैंडर्ड्स को तय करने वाले भी लोग होते हैं, जिनको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं या नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स कहते हैं। फाइबर्स को भी कंप्यूटर करने के, फाइबर्स जो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सामान्यतः टेलीफोन कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, लेकिन आजकल फाइबर्स का उपयोग हर जगह होने लगा है, ऑप्टिकल फाइबर। और कंटेंट कौन बना करके देता है? हम सब।
हम सब लोग अपना यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, अपना फेसबुक पे कुछ डिटेल डालते हैं, व्हाट्सएप पे कोई चैट करते हैं, यूनिवर्सिटीज कुछ वीडियो लेक्चर्स बनाती है, सिलेबस बनाती है, उसको अपलोड करती है। तो ऐसे सब जितने कंटेंट प्रोवाइड करने वाले तो सभी लोग हैं जो कि उसको यूज कर रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं। तो अगर हम ऐसे समझें तो ये बेसिकली कौन कंप्यूटर को इंटरनेट को रन कर रहा है, स्टैंडर्ड से रन होता है। नेम के भी स्टैंडर्ड्स हैं, नंबर्स के भी स्टैंडर्ड्स हैं, नेटवर्क के भी स्टैंडर्ड्स हैं, फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी, और कंटेंट तो बिना कंटेंट के तो काम बनेगा ही नहीं। तो हम अगर देखें तो इंटरनेट को ये सब लोग मिल करके रन कर रहे हैं। अब बात आती है प्रोटोकॉल की। अब इस टेक्स्ट को मत देखिए जो क्या लिखा है, आप इसको देखिए। ह्यूमन प्रोटोकॉल होता है। हम पूछते हैं व्हाट्स द टाइम, हम कहते हैं कि आई हैव ए क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं एक इसको चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए आपके सामने एक चित्र है ह्यूमन प्रोटोकॉल का और कंप्यूटर का नेटवर्क प्रोटोकॉल का। ह्यूमन प्रोटोकॉल में एक लड़की ने एक दूसरे लड़के से कहा हाय, लड़का कुछ जवाब देगा, हाय का जवाब उसने हाय से दिया। तो देखिए हाय यहां से लड़की से कहां तक पहुंचा, लड़के के पास तक पहुंचा। लड़के ने हाय में जवाब दिया तो हाय यहां से चल के वापस यहां तक आया। इसके बीच में कुछ समय लगा, हो सकता है 2 सेकंड का समय लगा हो, तो देखिए 2 सेकंड का समय लगा, यानी कि यहां से यहां तक गया, फिर इसने यहां से यहां तक कम्युनिकेट किया। तो इस 2 सेकंड में हम अपनी हाय को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर एक कंप्यूटर एक सर्वर से कुछ कहना चाहता है तो उसको एक टीसीपी कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यहां हमने हाय कहा तो हमने किसका यूज किया, एक वेव बनाई मीडियम में, हवा के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट किया और सामने वाले के कान तक वो वाइब्रेटेड हाय पहुंच गया। फिर उसने वहां से एक जवाब दिया तो ये हाय हमारे पास तक पहुंच गया। तो ये ह्यूमन प्रोटोकॉल है। इसी प्रकार से कंप्यूटर का भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। तो इस नेटवर्क प्रोटोकॉल में देखें कि एक कंप्यूटर एक सर्वर से कुछ कहना चाहता है, सर्वर वापस उस कंप्यूटर को एक जवाब देना चाहता है, ठीक है। और ये कैसे जवाब देगा, जब तक कि इनके आपस में एक दूसरे के एड्रेस प्रॉपर नहीं हो, ठीक है। तो हम इस प्रकार से भी यहां पर प्रोटोकॉल को समझ सकते हैं। अब आगे बात आती है कि भाई मैसेज जाता कैसे है। तो देखिए मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि हम इसको कहते हैं आईपी पैकेट। और ये आईपी पैकेट ये समझिए छोटे छोटे चंक्स में जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। हम अगर पूरे सिग्नल को बड़ा करके भेज दें तो गड़बड़ हो जाएगी, छोटे छोटे सिग्नल्स के रूप में जाता है। तो मैंने चित्र के माध्यम से थोड़ा बताने की कोशिश की है कि हम इसको पीसेस में भेजते हैं। और पीसेस में कौन भेजता है, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इसका काम होता है कि जो भी जानकारी आए उसके पास, उसको अगर भेजना है तो टुकड़ों में बांट दो। तो डेटा जो है वो छोटे छोटे आईपी पैकेट्स में बदल जाता है और फिर ट्रेवल करता है, ठीक है। ये जरूरी है। ये अब आपके सामने मैं एक चित्र फिर से लेकर के आया हूं कि बीच में है इंटरनेट और यहां से टीसीपी और आईपी ये डिसाइड करके इंटरनेट तक भेजते हैं। इस इंटरनेट से वापस से आईपी और टीसीपी तक पहुंचता है, यानी कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक हम किसी भी संकेत को भेज सकते हैं, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का नंबर होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक पैकेट, आईपी पैकेट का एक एग्जांपल देता हूं कि एक एड्रेस से एक दूसरे एड्रेस में हमको कुछ भेजना है। तो जो डेटा हम भेज रहे हैं वो कहां से भेज रहे हैं, मान लीजिए जिस जगह से एक आईपी एड्रेस था उसका नंबर था 192.112.36.5। ये समझ लीजिए कि ये 4 जोड़े हैं। इन 4 जोड़ों के योग से हम एक मशीन का एक एड्रेस दे सकते हैं। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई है क्योंकि 4 जोड़े से हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें 4 जोड़े किसके हैं जानते हैं आप लोग, ये ऑक्टेट के हैं। 8 के जोड़ों से, 8 चौको 32 होता है। तो हम 32 बिट्स से सिग्नल भेजते हैं। तो ये 4 का जोड़ा, एक दूसरी मशीन का एड्रेस। ये अगर हम ये इस प्रकार के एड्रेस से अगर भेजेंगे तो बड़ी दिक्कत है कि हम संसार के सभी कंप्यूटरों तक या इंस्ट्रूमेंट्स तक अपनी बात नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब इसको रिवाइज किया गया है। इसी को हम कहते हैं आईपी इंटरनेट आईपी एड्रेस IPv4। 4 क्यों, क्योंकि देखिए 4 जोड़े हैं, 1 2 3 4 टुकड़ों में इसको किया गया है। तो एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक हम चिट्ठी जैसे भेज सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे यहां पर भी हम लोग एक पैकेट का डेटा इस एड्रेस से इस एड्रेस पे भेज रहे हैं। फ्रॉम मतलब यहां से, टू मतलब यहां तक। तो एक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जो है एक अपना ईमेल भेजा है अपने दोस्त को।
आपने जिस वाली मशीन से ईमेल भेजा है उसका एड्रेस है 192.112.36.5 और आपके दोस्त की मशीन का एड्रेस है 128.174.5.6। ओके, तो हम इस प्रकार से अपने डेटा को भेजते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैंडर्ड सही नहीं है तो हम इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 2-3 छोटे छोटे वर्ड और भी हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो कि हम www यानी कि सर्चिंग जब करते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, दूसरा होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, जबकि हम जिसमें प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम लोग HTML कहते हैं। वेब पेज बनाते हैं HTML बनाते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये HTTP होता है। आपने देखा होगा कि हम जब भी कभी एक जगह से एक साइट खोलते हैं तो कौन सी साइट है, वो सिक्योर साइट होती है तो HTTPS लग जाता है, अगर वो सिक्योर नहीं होती है तो HTTP रहता है। तो हम कुछ इसी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए कैसे डोमेन नेम हो सकते हैं। डोमेन नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूनिक बनाना बड़ा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 8-8 बिट के जोड़े से बनाऊंगा ना और 4-8-32 से बनाऊंगा तो हमारे पास सुविधाएं बहुत कम होंगी। अब ये टेक्नोलॉजी बदल रही है और हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं। और जो सफिक्सेस हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर edu लिखा है, इसका मतलब एजुकेशन होगा। CMU से कुछ और अर्थ होगा। यहाँ देखिए netscape.com है, ये कुछ अलग है। यहाँ देखिए तो ये IL है, IN भी होता है हमारे यहाँ। हम अगर अपने कहे तो हम IN कहते हैं, तो IN इंडिया के लिए होगा और IL हो सकता है इजराइल के लिए हो, ठीक है। तो आखिरी के 2 डिजिट जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आखिरी के 3 डिजिट किस प्रकार की साइट को रिप्रेजेंट करते हैं? कमर्शियल साइट को। कभी कभी ये आखिरी के 3 डिजिट EDU लिखा है, ये किसको बताते हैं? ये बताते हैं कि एजुकेशनल साइट है। तो ये आखिरी के 3 डिजिट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर यहां पर उसका मशीन का नंबर हो सकता है या कुछ और एड्रेस हो सकता है। और यहां देखिए अब cs.biu.ac.in, मैं अभी इसी को समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cs.biu.ac.in। तो अगर हम देखें कि एक मशीन है जिसका एक कंप्यूटर है, तो अगर मैंने इसका नाम CS दिया है तो CS किसके अंदर जुड़ा हुआ है? BIU के अंदर है। BIU और TAU ये दोनों AC के अंदर है, एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर है। और एकेडमिक वर्ल्ड जो है वो कहां पर है? IN के अंदर है। IN मतलब इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर कई प्रकार की साइट हो सकती हैं, कमर्शियल भी हो सकती हैं, एजुकेशनल भी हो सकती हैं, आपके पास AC भी हो सकती हैं, एकेडमिक भी हो सकती हैं। तो देखिए इंडिया के अंदर एकेडमिक साइट्स के अंदर एक TAU भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, एक BIU भी हो सकता है। तो BIU ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंप्यूटर साइंस की CS का एक ये एड्रेस हो सकता है। तो अगर मैं इस एड्रेस को समझने की कोशिश करूं तो cs.biu.ac.in से आप समझ में आएगा आपको कि CS वो सबसे छोटी वाली मशीन है जिसको हम यूज कर रहे हैं। CS किसके अंदर है? BIU के अंदर है। BIU में ऐसे बहुत सारे CS होंगे, CS1, CS2, CS3 कई हो सकते हैं। जैसे कि आपके कॉलेज में 50 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वो अगर आपका कॉलेज BIU है तो BIU के अंदर बहुत सारे 50 कंप्यूटर के एड्रेस होंगे। फिर हम लोगों ने जो साइट ली हुई है, अपना वेबसाइट बनाई हुई है, वो एकेडमिक है, तो एकेडमिक साइट में आपको BIU मिला है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को TAU मिल सकता है। और एकेडमिक साइट जो है इंडिया में अगर हम काम कर रहे हैं तो IN इंडिया के है। तो आपने देखा डोमेन का ये तरीका बहुत आसान है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसको मैं अभी आगे और डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो हम सबसे पहले कैसे सर्च करते हैं? अगर हम देखें, हम सबसे पहले सर्च करते हैं अपने कैशे में, फिर हम करते हैं लोकल, फिर उसके बाद करते हैं कि लोकल कुछ नहीं मिलता तो हम फिर बाहर जाते हैं। फिर हम राउटर से कहते हैं कि तू भाई बाहर जा और हमें बाहर से सर्च करके बताओ कि एड्रेस कहां है, ठीक है। तो ये इसका एक तरीका है। सबसे पहले आपस में जुड़ी हुई मशीनों में सर्च होता है, ठीक है, या हमारे कंप्यूटर भी सबसे पहले सर्च होता है, फिर लोकली जुड़ी मशीनों में सर्च होता है। आपने देखा होगा कई लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर ही अपनी वेबसाइट को बना करके टेस्ट करते हैं, खोल लेते हैं, क्योंकि वो उसी की कैशे में रहती है। फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चला लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसको बाहर भेजना हो तो हम इसको बाहर लेके चलते हैं। तो किसी दूसरे सर्वर पे जाना हो तो हम बाहर ले जाते हैं। अब देखिए आपको एक छोटे चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, छोटा अच्छा सा एक एनिमेशन है कि अगर मैं इंडिया में कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं तो वो कैसे अमेरिका के कंप्यूटर तक अपना सिग्नल भेजेगा।
तो पहले मैंने इंडिया के कंप्यूटर से अपना एक सिग्नल भेजा, तो कहां गया, यहां पर डोमेन नेम सर्वर इन इंडिया, ठीक है, तो वो इंडिया में पहुंचा। इससे फिर वो वापस आया कहां पर, इधर आ गया, यानी कि हमारे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस पर, ठीक है। तो अभी तो हमने कैसे बात की, अपने कंप्यूटर से अपने इंडिया में रहते हुए ही बात की, ठीक है। अभी मैंने इंटरनेट का छोटा सा इस्तेमाल किया कि मैंने अपने कंप्यूटर से अपने इंडियन किसी साइट को ही एड्रेस किया। लेकिन अब अगर मैं यही काम कहां करूं, यूएसए के कंप्यूटर तक में भी जाकर के वहां सर्च करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा। देखिए अभी हमारे पास अपने कंप्यूटर से मैंने सिग्नल भेजा, तो इंडिया के डोमेन नेम सर्वर इन इंडिया यहां पहुंचा, ठीक है। फिर उसने इंडिया के सर्वर ने कहां भेजा, उसको यूएसए के सर्वर भेजा, क्योंकि उसको जो जानकारी हमको चाहिए थी अपने कंप्यूटर के माध्यम से, सर्च के माध्यम से, वो उसके पास नहीं थी, वो यूएसए के पास कहीं हो सकती थी, तो यूएसए के सर्वर तक उसने भेजा। यूएसए के सर्वर ने वो जानकारी के लिए इस आईपी एड्रेस को वापस कम्युनिकेट किया, ठीक है, और फिर इसने हमें वापस हमको ला करके दिया। तो देखिए कैसे एक जगह से जानकारी लाने के लिए हम दूसरे कंट्री तक भी पहुंचते हैं इंटरनेट के माध्यम। और ये सब काम जो होता है लाइट की स्पीड से होता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपका सिग्नल जो है वो समुद्र के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई है उसमें से भी चला गया, वहां अमेरिका पहुंच गया, वापस भी लौट आया, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये काम होता है। चलिए वापस देखते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। तो इसमें जो अगर टुकड़े करके देखें तो ये होता है यहां पर प्रोटोकॉल, फिर कोलन लगा रहता है, फिर स्लैश रहता है, फिर डोमेन नेम रहता है, फिर कोलन रहता है, फिर पोर्ट का नाम रहता है, फिर डायरेक्टरी रहती है, फिर फाइल नेम रहता है, ठीक है। इसका उदाहरण मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं। अगर मेरे को कोई HTTP काम करना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्च करना है, तो कोई वेबसाइट खोलनी है तो HTTP होता है। अगर मुझे कोई सिक्योर्ड साइज खोलनी होती है तो मैं HTTPS लिखता हूं। फिर उसके बाद डोमेन नेम, तो देखिए कोलन के बाद स्लैश है, www.cs.biu.ac.in, ये डोमेन नेम हो गया। फिर उसके बाद कोलन लगा करके फिर देखिए पोर्ट, सिक्योरिटी के रीजन से ये 8080, फिर डायरेक्टरी टैली, फिर स्लैश, फिर फाइल नेम एंड सो ऑन, ये पाथ रहता है, फिर index.html। तो हम इस प्रकार से उस वाली साइट का इंडेक्स वाली फाइल को खोल पाते हैं। तो आपने देखा कितना रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सीधे सीधे यहां पर www या किसी भी ब्राउजर में जाकर के हम तो सिंपल सर्च करते हैं और हमको वो वेबसाइट मिल जाती है, हम उसको खोल लेते हैं। अगर आप इसको देखें कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, मैंने एक आपको बताया HTTP, इसी प्रकार से यहां पर मैं FTP भी लिख सकता हूं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि मुझे अपनी फाइल को अगर किसी सर्वर पे अपलोड करना है तो मैं FTP का इस्तेमाल करूंगा। इसी प्रकार से गोफर का भी यूज होता है। डोमेन नेम में देखिए आपने आईपी एड्रेस हमने बताया, पोर्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, और डायरेक्टरी ये पाथ है, तो आप फाइल नेम ये उस फाइल का नाम है। तो इतने हिस्से होते हैं हमारे पास URL के, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के। अब मैं फिर वापस आता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग पर, और बादल कहां से चला आया देखना चाहते हैं। बताऊंगा बादल कहां से होता है। बादल आया बेसिकली कहां से है, जब भी हम लोग कभी कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, और फ्लो चार्ट्स में एक बॉक्स को दूसरी बात से जोड़ने के लिए हम लोग बीच में बादल बना देते हैं। तो वर्ड यहां से आया था क्लाउड, इसलिए इसको क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगले सालों में क्या होने वाला है और क्यों आपके लिए आज का ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए मैं 2016 से लेकर 2025 तक की आपकी जर्नी बताना चाहता हूं। 2016 में 40 लाख कनेक्शंस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये देखिए दिख रहा है कनेक्शंस, ठीक है, और 1200 करोड़ का रेवेन्यू होता था इन सब के माध्यम से 2016। लेकिन कई नए बिजनेस मॉडल बने, आपने देखा होगा। अब कैसे बिजनेस मॉडल बन गए, पेटीएम, आप सब, हर बच्चा पेटीएम का यूज कर रहा है, अरे हर बच्चा उबर को यूज कर रहा है, उबर, ओला। आपको मालूम है उबर के पास एक भी कार नहीं है, और वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार रेंटल कंपनी है। तो आपने देखा कि कार किराए पे देने के लिए कार होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्या पेटीएम जिसने कंपनी चालू की उसके पास बहुत सारा पैसा था क्या? नहीं, पैसा तो था ही नहीं, सिर्फ आइडिया था। तो नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप हुए बहुत सारे, हर दिन हो रहे हैं, हर दिन नए स्टार्टअप हो रहे हैं। आप भी अपना एक नया स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, एक नई सुविधा दे सकते हैं।
बहुत सिंपल सुविधा हो सकती है, कई प्रकार के आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो इन सब नए आइडियाज के कारण क्या हुआ है कि हमारा जो रेवेन्यू पहले 1200 करोड़ हुआ करता था, अब 14,000 करोड़ पहुंच जाएगा 2025 में। ठीक है, लेकिन कनेक्शंस कितने हो जाएंगे? 40 लाख कनेक्शन से 2016 में अब मेरे पास 2022 में कनेक्शन की संख्या 150 करोड़। यानी कि आप देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हर कार के नीचे फास्टैग लग रहा है। ठीक है, अब हर बच्चा चाहता है कि मैं फिटबिट पहनूं। क्यों? क्योंकि मैं फिटबिट से मुझे मालूम पड़ेगा, मेरी घड़ी जो फिटबिट है वो मुझे बताती रहेगी कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, मेरा और सब जानकारियां, बीपी कितना है एंड सो ऑन। तो आने वाला समय जो है वो आप कल्पना करिए कि किस प्रकार का समय होगा। ऐसा समय होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास फिटबिट है तो वो आपको मॉनिटर करता रहेगा कि आपने जो है आज बीपी की दवाई ली है कि नहीं ली है। अगर आपने बीपी की दवाई नहीं ली है तो आपके डॉक्टर को सिग्नल भेज देगा कि सर आज इन्होंने बीपी की दवाई नहीं खाई है। मैं आपको अभी घटना बताता हूं। एक बहुत अच्छा जवान बच्चा था, घूमने निकला, उस दिन उसने बीपी की दवाई नहीं खाई और वो एक डैम के पास घूम रहा था और उसको वहीं पर बीपी बढ़ा, उसका सडनली बढ़ा और उसकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती कर दी कि उसने उस दिन दवाई नहीं खाई थी। कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो कम्युनिकेट कर देती मशीन कि भैया आज इसने दवाई नहीं खाई है, तो मां बाप उसके फ्रेंड्स उस तक दवाई पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते, उसको टोकते कि अभी तुम जा रहे पहले दवाई खा लो। तो कैसे जाने बच सकती है। तो मैं आपको आगे का भविष्य बताने जा रहा हूं। इसी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनने वाला है। कैसे आपस में चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगी, तो मैं आपको 3 टुकड़ों में बताऊंगा। मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, ये मैसिव का मतलब होता है लार्ज पैमाने पर लागू होने वाली चीजें। तो स्मार्ट मीटर आ जाएंगे, क्योंकि अभी 5G आने वाला है और सितंबर में लॉन्च होने वाला है इंडिया में, दूसरी कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है। लगभग 135 एप्लीकेशंस 5G पर चल रहे हैं। पिछला विंटर ओलंपिक में ये सुविधा चालू हो चुकी है और इंडिया में सितंबर के मतलब सेकेंड हाफ में, इसी 2021 के सेकेंड हाफ में 5G की सुविधा हमको मिलेंगी। क्या करेगा 5G, मैं आपको बताता हूं। ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी गैलेक्सी के बाहर कोई संकेत भेजना चाहते हैं तो अभी लगते हैं 5 मिनट, तब लगेंगे 3 सेकंड। अगर 3 सेकंड में कम्युनिकेट कर सका तो मजा आ जाएगा। इसी प्रकार से क्यों ड्रास्टिक चेंज आने वाला 5G का इस्तेमाल में, मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्मार्ट मीटर होंगे, यानी कि मीटर खुद रीडिंग को कम्युनिकेट कर देंगे अपनी बिजली कंपनी के साथ। स्मार्ट एग्रीकल्चर हो जाएगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब आजकल खेतों में पानी डालने की प्रॉब्लम नहीं है। पानी या तो ज्यादा डलता है या कम समय पर ही नहीं डलता, ये प्रॉब्लम है। हमें नहीं मालूम, हम तो 6 हॉर्स पावर की मोटर लगाते हैं और पानी से लबालब कर देते हैं। क्या पानी को खेत को पानी की इतनी जरूरत थी? ये अब एग्रीकल्चर हमें बताएगा, खुद खेती हमें बताएगी कि भैया मेरे को अभी पानी की जरूरत है, अब पानी डालो। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर। ट्रैकिंग, ये आपने अभी देखा होगा, ट्रैकिंग तो सुविधा हो गई। आप अभी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं अमेजॉन पर और आप देखते रहते हैं अपने मोबाइल पे कि भैया वो कब आने वाला है। ये स्मार्ट ट्रैकिंग। अमेजॉन ने इसी सुविधा के लिए ही तो क्लाउड कंप्यूटिंग चालू की थी, अपनी सुविधा के लिए उसने। तो इसी का उसका विस्तार है। तो देखिए, स्मार्ट ट्रैकिंग हो रही है कि आपकी चीज कहां पहुंच गई है। स्मार्ट लॉजिस्टिक, यानी कि आपको अगर मान लीजिए ऑर्डर का आपने कोई चीज बुक की, आपको सपोज कीजिए कि इडली बनाने वाली एक मशीन, इडली ग्राइंडर खरीदना है, तो आपको तुरंत मालूम पड़ता है कि वो इडली ग्राइंडर वाली मशीन इंदौर में है या वो बेंगलोर में है। बैंगलोर वाला कहता है कि मैं 3 दिन के अंदर आपको दे देता हूं और इंदौर वाला कहता है मैं आपको 2 दिन के अंदर देता हूं, और बैंगलोर वाला कहता है कि मैं आपको 4,000 में दूंगा और इंदौर वाला कहता है मैं 5,000 में दूंगा। तो आप एक दिन रुक सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है स्मार्ट लॉजिस्टिक के माध्यम से कि वो चीज मेरे पास कितने दिन में आने वाली है, कितने दिन में डिलीवर होने वाला है। तो ये स्मार्ट लॉजिस्टिक हो गया है। इसीलिए इंदौर को लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। क्यों बना रहे हैं इंदौर को भाई? क्यों? क्योंकि इंदौर पूरे देश के से सभी जगह से वेल कनेक्टेड है। अगर वहां पर हमने एक बड़ा स्मार्ट लॉजिस्टिक हब बना दिया तो सभी कंपनीज अपना सामान वहां रखना पसंद करेंगी। क्यों? क्योंकि वहां से उनको हर जगह तक सामान को पहुंचाना आसान है। तो इस इंदौर को आइडेंटिफाई किया गया है स्मार्ट लॉजिस्टिक हब के लिए।
स्मार्ट सिटीज, सिटी स्मार्ट होने जा रही हैं। अब कैसे स्मार्ट होंगी? आपको हर जगह इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। आपको हर सड़क के ऊपर अगर आप अपनी कार को तेज चलाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आप नियम को तोड़ रहे हैं, आपको सर्विलियंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्मार्ट सिटी में न जाने कितने फीचर्स आएंगे कि आप उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आ रहा है। हर बिल्डिंग आपस में एक दूसरे से बात करेगी। ठीक, डस्टबिन बात करेगा, डस्टबिन कहेगा कि मैं भर गया, मुझे खाली कर लो। ठीक है, तो ऐसी सुविधाएं हमको स्मार्ट सिटीज में मिलने वाली हैं। आपको ये मालूम पड़ेगा, एक सड़क पे अगर चलते हुए जा रहे हैं, आपको ये मालूम पड़ेगा कि आगे जो है वो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो वहां पर सिग्नल पे डिस्प्ले हो जाएगा कि यहां से रास्ता बदल ले। क्यों? क्योंकि आगे वहां पर एक एक्सीडेंट हो चुका है, ट्रैफिक जाम है। तो स्मार्ट सिटीज में सब सुविधाएं हमको मिलेंगी। आज भी हम लोग देखते हैं जब हम कभी ओला के माध्यम से अपने घर से किसी दूसरी बिल्डिंग तक जाते हैं तो ओला वाला क्या करता है, वो देखता है अपने मोबाइल पर वो ओला ऐप को डाल करके कि कौन से रास्ते से मैं कम समय में पहुंच पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इस समय किस किस रास्ते पर कितने ट्रैफिक जाम है या नहीं है। तो स्मार्ट सिटीज तो या स्मार्ट तो हम होते ही जा रहे हैं। तो देखिए, एक ये मैंने आपको बताया मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि लार्ज पैमाने पर जरूर लगेंगी। इसमें हमको कोई बड़े सोफिस्टिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हेल्थ। अब यहां पर मैं दूसरा एरिया ले रहा हूं जिसमें कि मोबाइल ब्रॉडबैंड चाहिए, ई हेल्थ। ठीक है, होम, हमारा घर स्मार्ट होना जरूरी है। एंटरप्राइज यानी कि आपका बिजनेस स्मार्ट होगा। फिर कनेक्टेड कार्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। टेस्ला आ गई है इंडिया, और इंडिया में टेस्ला बन रही है। कनेक्टेड कार बनेंगी, इलेक्ट्रिक। अगर सामने वाली कार का एक्सीडेंट हो जाए तो वो पीछे वाली कार को, अगर 5G होगा, 5G के माध्यम से एक कार अगर दूसरे कार से बात कर रही है तो 1 मिली सेकेंड में वो बता देगी पीछे वाली कार को कि तुम ब्रेक लगा लो। अब आप सोचिए 1 मिली सेकेंड कितना होता है। अगर 1 मिली सेकेंड में पीछे वाली कार को मालूम पड़ जाए कि सामने जो है वो एक्सीडेंट हो गया है तो वो ब्रेक लग जाएगा ऑटोमेटिकली। 1 मिली सेकेंड के अंदर अगर मान लीजिए कोई आदमी क्रॉस कर रहा है सड़क को और मोड़ पर उसको कार आने वाली है, तो आदमी ने सिग्नल दिया कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, तो वो 1 मिली सेकेंड में उस आसपास के एरिया में पहुंच जाएगा कि यहां से आदमी क्रॉस करने वाला है, तो कारें ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। तो कनेक्टेड कार का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ड्राइवरलेस कार, इंडिया में ड्राइवरलेस ट्रेन चल चुकी है। अभी हम ड्राइवरलेस कार की कल्पना इंडिया में तो नहीं करते, लेकिन विदेशों में तो काफी समय से इसकी टेस्टिंग हो रही है और हजारों हजार किलोमीटर जो है वो ड्राइवरलेस कार चलती है। अभी हमारे पास 3D कैमराज आ जाएंगे, 4K स्क्रीन की हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अभी हमारे हैंडी कैम्स जो है वो 3D को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, अब कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें आप सब लोगों को जाना चाहिए, सोचना चाहिए, वो है वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। आप लोगों ने पबजी गेम का नाम सुना होगा, तो उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपने लेंस कार्ट पर सुना होगा। लेंस कार्ट में आप चश्मा जो है पसंद करते हैं, लेंस कार्ट की साइट पर जाते हैं और चश्मे को अलग अलग चश्मे लगा लगा करके आप चेक करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं सॉरी, आप एक काम कर रहे हैं कि अपने चेहरे पे वो चश्मा फिट कर करके देख रहे हैं। इसी को कहते हैं हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड का मतलब होता है कि आदमी जुड़ जाए, किसके साथ? टेक्नोलॉजी के साथ। अगर टेक्नोलॉजी के साथ आदमी जुड़ गया तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी। तो मैंने अभी आपको जो एक उदाहरण बताया कि लास वेगास में अभी उस एक कंपनी की सीईओ ने अपना अंग्रेजी में भाषण दिया और उसी समय उसको लाइव उन्होंने होलोग्राम के माध्यम से जापान में रिले किया, जापानीज भाषा में। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। ठीक है, तो ये एक नया क्षेत्र है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का। वर्चुअल रियलिटी हम सब जानते हैं, वर्चुअली पूरी की पूरी दुनिया ही वर्चुअल है। वर्चुअल सिटीज, आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं। तो दुनिया सिमट गई है।
अब आता है क्रिटिकल। कैसा क्रिटिकल? क्रिटिकल इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस। अभी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भोपाल में ही अगर हम देखें कि हमारे पास बसेस तो चल रही हैं 400, और मालूम पड़ा कि जिस जगह पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है वहां तो बसें 5 ही मिलती हैं, और जहां पर ट्रैफिक नहीं है वहां 10 बसें चल रही हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारा अभी ट्रांसपोर्ट सर्विस इंटेलिजेंट नहीं हुई है। अगर हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस इंटेलिजेंट होती तो क्या होता? हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर इंटेलिजेंट होती तो हम जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां ज्यादा बसेस ऑटोमेटिकली चल जाती। तो ये सुविधाएं हम कर सकते हैं। अगर बस वाले को मालूम है कि अगले स्टॉप पे कोई भी आदमी नहीं है तो उसको बाईपास करके वो शॉर्टकट मार करके दूसरे रास्ते से जा सकता था। ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस है। इसी प्रकार से स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट आ गया है। स्मार्ट ग्रिड का मतलब आप समझ रहे होंगे, बिजली का भी स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। अब आजकल गवर्नमेंट ने भी एक सुविधा दे दी है कि आप अपना सोलर सेल्स अपने छत अपने बिल्डिंग के ऊपर लगाएं और बिजली को ग्रिड में दे दें, और आपको जितनी जरूरत होगी आप ग्रिड से बिजली ले लें। तो आप देखिए कितनी मजेदार चीज है कि हमारे बिजली के खर्चे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो खुद बिजली पैदा करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट से हम ले रहे हैं। तो स्मार्ट ग्रिड, ये भी स्मार्ट ग्रिड का अर्थ ये है कि जहां पर मान लीजिए सराफा बाजार है, वहां पर शाम को बिजली की बहुत ज्यादा खपत की जरूरत है, ठीक है, तो वहां जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उस पर हम बिजली कहां से दें, ये ग्रिड डिसाइड करेगी कि किसको जरूरत है वहां पर भेज सकेगी। तो ये स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। इसी प्रकार से फैक्ट्री का ऑटोमेशन, इसी प्रकार से रिमोट ऑपरेशंस, और इसी प्रकार से रिमोट सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो कि हमारे आने वाले समय में पूरे हमारे देश और दुनिया को बदलेगी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? 5G। अभी आप 4G पे काम कर रहे हैं और इंटरनेट को 4G के माध्यम से एक्सेस करते हैं। अब 5G में आप पूरी की पूरी चीजें वायरलेस करेंगे। अभी कंप्यूटर में हमको इंटरनेट लेना होता है तो हम तार खींचते हैं, आगे आप तार नहीं खींचेंगे। आप जैसे मोबाइल पे जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे ही कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ेंगे। उसी प्रकार से वॉशिंग मशीन भी एक दूसरे से जुड़ेंगे, एंड सो ऑन। तो दुनिया बहुत बदलने वाली है। अब मैं आपको स्मार्ट टीचिंग का एक उदाहरण दिखाता हूं। मैडम साउंड जाएगा? ठीक है। देखिए साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा से हम आपको दिखाते हैं और उसका साउंड आपको सुनाएंगे। चलिए विद साउंड देखिए कि कैसे हमारा भविष्य में हम कैसे 3D लैपटॉप्स आ गए।
तो आपने देखा कि आने वाले समय में पढ़ाई कैसे होगी? 3D लैपटॉप्स। 3D लैपटॉप्स में आप जो भी चीज लैपटॉप में दिखाई जा रही है, अगर वो 3D है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, होलोग्राम के माध्यम से आपको दिखेगा और आप उसको डिसेक्ट कर सकते हैं वहीं पर। यानी कि आप कार के अंदर भी घुस सकते हैं, आप ब्रेन के अंदर भी घुस सकते हैं, आप धरती अर्थ के अंदर भी घुस सकते हैं। तो 5G नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके बिना काम नहीं बनने वाला। तो 1G, 2G, 3G, 4G, मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बताता हूं। देखिए 1G कब आया? 1970-80 के बीच में, और डेटा किस रेट से जाता था? 10 kbps। ये वर्ड बड़ा आसान है, किलोबाइट पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 किलोबाइट जाता था, और हम तब वॉइस की सुविधाएं देते थे, यानी कि वॉइस मेल हो सकता था, फोन होते थे बस, ठीक है। 1G 80 के बाद हमारे पास 2G जो आया वो 90 से 2004 के बीच में। तो यहां पर भी 10 किलोबाइट पर सेकेंड रहा, लेकिन हम यहां पर SMS भेजने लगे, हम वॉइस और वीडियो मेल करने लगे, ठीक है। फिर आया 3G जो 2004 से लेकर 2010 के बीच में आ गया था। हो सकता है हम लोग अभी भी 2G 3G पे रहे हो, लेकिन अब तो 4G भी सर्विसेज मिल रही हैं। यहां पर हमारे पास 10 kbps से बढ़ करके 144 kbps से 2 Mbps तक पहुंचा। यहां हम SMS कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, वीडियो की स्ट्रीमिंग करने लगे। आप लोग मोबाइल पे डायरेक्ट अपना वीडियो देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ये वीडियो स्ट्रीमिंग पॉसिबल हो गई, ठीक है। ये हो गया 3G से। 4G में हमारे पास सुविधाएं वही रही, स्पीड बहुत बढ़ी, 10 Mbps से 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक की स्पीड आ गई, ठीक है। ये 2010 से 2020। अब 2020 से हमारे पास ऑनवर्ड्स एक सुविधा आने वाली है, और उसका नाम है 5G। और हम कहते हैं कि 1 Gbps से ज्यादा का अगर होगा तो हम उसको 5G कहेंगे। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि यहां पर अब जो सुविधा हमको मिलेगी वो 10 गीगाबाइट पर सेकेंड से ज्यादा की मिलेगी, और डायनेमिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होगा। यानी कि अगर आप ट्रेन में भी चल रहे हैं तो भी आपको उसी स्पीड से आपको जानकारी प्राप्त होगी। आज नहीं मिलती हमको, क्योंकि हम डायनेमिक नहीं उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब डायनेमिकली भी इसको एक्सेस कर सकेंगे। ये होगा हमारे पास 5G। 5G दुनिया बदलने वाला है, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई भी मशीन जो होती है वो आपस उसका एड्रेस क्या होता है, ये है 172.168.254.1। तो इसको मशीन की भाषा में अगर कहें तो 1 को ऐसे लिखा गया है, क्योंकि 8 डिजिट में। 254 को ऐसे लिखा गया 01 के रूप में। इसी प्रकार 16 को लिखा गया ऐसे, इसी प्रकार से 172 को लिखा गया ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखा गया है। भूल जाइए कुछ भी, हम सिर्फ अपना इतना समझ लें कि अभी हमारे पास किसी भी मशीन का एड्रेस जो है वो 32 बिट या 4 बाइट में होता है, ठीक है। यानी कि ये 8-8 के जोड़े हैं, ऐसे 8 चौको 32 हो गए, 32 बिट हो गए। तो 32 बिट या 4 बाइट्स, तो हम ऐसे अभी किसी मशीन का एड्रेस रखते हैं। अगर हम ऐसे एड्रेस रखेंगे तो हमारे पास संसार में इतनी सारी मशीनें हैं कि हम एड्रेस ही नहीं रख पाएंगे। तो अब एड्रेस रखने का तरीका बदल गया। कैसा तरीका हो गया? अब 128 बिट में रखेंगे। अब 128 बिट में जब रखेंगे तो कैसे होंगे? 16 ऑक्टेट होंगे। तो इनमें से अगर आप देखें कि ये IP वर्जन 6 का एड्रेस लिखने का तरीका, भूल जाइए क्या है, मैं आपको सिर्फ संख्या बताने जा रहा हूं, वो संख्या आपकी स्क्रीन पर है। अगर मैं 128 बिट में किसी मशीन का एड्रेस लिखूंगा तो मैं कितनी इंस्ट्रूमेंट्स को, कितनी मशीनों को लिख सकूंगा, उनका एड्रेस दे सकूंगा? ये होगा 3.4 × 10⁻38। 10⁻10 का मतलब आप जानते हैं? 10⁹ का मतलब होता है 100 करोड़। तो अब आप कल्पना कर लीजिए कि कितने करोड़ एड्रेस होंगे। यस, यही जरूरत थी आगे आने वाले समय के लिए। तो आपको नहीं मालूम रहेगा कि आपके मोबाइल का एड्रेस क्या है, क्योंकि वो एड्रेस जो है 128 बिट में होगा, ठीक है। आपकी वॉशिंग मशीन का एड्रेस भी 128 बिट में होगा। तो जब इतने सारे एड्रेसेस हम रख पाएंगे तभी सभी मशीनें आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी। ओके, अब इंटरनेट हम कैसे लेते हैं? कई प्रकार है। आपने देखा होगा डायल अप कनेक्शन होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है, वायरलेस मोबाइल होता है, सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो ये तरीके हैं इंटरनेट के लिए। इंटरनेट के लिए हम सर्च इंजन किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 1995 में बहुत सारी चीजें लिखा होंगी, आपको शेयर कर देंगे, लेकिन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ एक नया वो आ गया, सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज। मोजिला फायरफॉक्स, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। गूगल क्रोम को भी यूज करते हैं। लेकिन शुरू में गूगल क्रोम में हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आजकल तो गूगल क्रोम में इतनी सारी सुविधाएं हैं। आप यूट्यूब उसी से चला रहे हैं,
ठीक है, आप व्हाट्सएप गूगल के माध्यम से चला रहे हैं, आप ड्राइव गूगल के माध्यम से चला रहे हैं, तो आपको न जाने कितनी सारी सुविधाएं गूगल क्रोम में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एप्पल का भी एक ब्राउजर होता है जिसको कि हम लोग सफारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जिनकी जानकारी है। अब आपको गूगल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि वहां पर आपने नाम सुना गूगल मैप। यस, आपको गूगल मैप के माध्यम से आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप पहुंचते हैं। अरे आपको दूसरी जगह क्या, आपको F83/3 अगर जाना है भोपाल में और आप जहां पर हैं वहां से जाना चाहे तो भी आप पहुंचा देगा, आपको सही जगह ले जाएगा। तो गूगल मैप से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का सही रास्ता ढूंढ लेते हैं। यूट्यूब, आप अपना यूट्यूब का चैनल खुद बना सकते हैं। कहां पर? जीमेल पे अपना अकाउंट खोल करके, ठीक है। समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम यूट्यूब का चैनल बनाते हैं। फिर आप देखिए आपके पास ड्राइव है, आप उसके अंदर बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स डाल करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। गूगल अर्थ के माध्यम से आप पूरे संसार में का जियोग्राफिकल देख सकते हैं। प्ले स्टोर आप जानते हैं, गूगल क्लास आपने नाम सुना होगा कि कई कॉलेजेस में गूगल क्लास के माध्यम से क्लासेस कराई गई, एंड सो ऑन। तो कितनी गजब की सुविधाएं हैं। और इसकी एक सुविधा है जिसको कि हम जानते हैं ईमेल। तो गूगल के ईमेल को हम जीमेल कहते हैं। तो हम सब लोग सामान्यतः मैक्सिमम लोग जीमेल में ही अपना अकाउंट को क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमको ड्राइव की सुविधा मिल जाती है, इसके साथ हमको यूट्यूब का चैनल बनाने की सुविधा मिल जाती है, इसके साथ हमको गूगल क्लास बनाने की सुविधा मिल जाती है, एंड सो ऑन। तो आपने देखा गूगल कितना इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है। ओके, तो ये आपको देखिए यूआरएल का मैंने एक एड्रेस शेयर किया है, जब वक्त मिलेगा तो आप इसको देख लीजिएगा कि कहां पाथ होता है, कहां टॉप लेवल डोमेन होता है, कहां आपके पास सेकंड लेवल डोमेन होता है, कहां आपका थर्ड लेवल का डोमेन होता है, कि कितने आपका एड्रेस जो है वो कितना बड़ा है। तो इसके ऊपर बहुत सारी सुविधाएं निर्भर करती है। ओके, आपको कुछ टॉप लेवल डोमेन के नाम बता देता हूं, जैसे कि EDU एजुकेशनल साइट होती है, कॉम मतलब कमर्शियल या कंपनी की होती है, ORG मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, .NET मतलब नेटवर्क होता है, .MIN मतलब मिलिट्री की इंस्टॉलेशन होते हैं, .gov मतलब गवर्नमेंट की साइट्स होती है। तो इतनी सारे आपके पास और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, इनको हम डोमेन कहते हैं। इसी प्रकार से सब डोमेन जो होते हैं वो क्या होंगे, जैसे IN लिखा रहता है तो इंडिया हो गया, JP तो जापान हो गया, .UK तो यूनाइटेड किंगडम, .SA तो सऊदी अरेबिया। तो ऐसी बहुत सारी आपको डोमेन्स और सब डोमेन्स रहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल की तरफ, और ईमेल को मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, कुछ उसके एटिकेट्स बताऊंगा। देखिए, सपोज कीजिए किसी एक स्टूडेंट है, अगर उसका मैं एक ईमेल एड्रेस बनाना चाहूं तो S से स्टूडेंट हो सकता है, ये 4350 एंड 1234 उसका रोल नंबर हो सकता है, ये बरकत BU बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हो सकता है, ये ST स्टूडेंट हो सकता है, .EDU एजुकेशनल साइट हो गई, .IN इंडिया हो गया। तो हम इतने प्रकार के ले सकते हैं, या फिर आप सीधे जीमेल में अगर जाते हैं तो @gmail.com आ जाता है, ठीक है। जीमेल में अगर मुझे अकाउंट बनाना होता है तो मैं नया अकाउंट जब क्रिएट करता हूं तो पहली स्क्रीन पर मेरे पास ये आता है कि अपना नाम भरे, लास्ट नेम भरे, यूजर नेम भरे, अपना बनाए। तो यहीं पर वो देख करके बता देगा कि आपका वो वैलिड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिर पासवर्ड आपसे पूछेगा, फिर पासवर्ड को कंफर्म करेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा पासवर्ड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने इसी शीट को भरा, मैंने अपना नाम लिखा अनुज हुंडेत लिखा, और यूजर नेम में मैंने लिखा अनुज हुंडेत 1963। क्यों? क्योंकि 1963 मेरा डेट ईयर है, तो मैंने ऐसा बना दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया इसके साथ, अनुज हुंडेत 1963 @gmail.com। अगर मैं सिंपल अनुज हुंडेत लिखता तो वो मेरे को जवाब दे रहा था कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये यूजर नेम नहीं बना सकता हूं मैं। आप समझ गए यूजर नेम किसने डिसाइड करके बताया? इसने। तो देखिए, ये यूजर नेम ये मिल गया मुझे, तो मैं ऐसा बना सकता हूं, ठीक है। फिर मैंने उस एक पासवर्ड लिखा, इस पासवर्ड में देखिए मैंने कैपिटल लेटर का भी इस्तेमाल किया, स्पेशल कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल किया, नंबर का भी इस्तेमाल किया, और फिर कंफर्म के लिए मैंने इसको दोबारा भरा। तो ये आपको इस प्रकार से आप शो करके क्लिक कर दीजिए तो आपको अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करने में सुविधा मिल जाएगी। फिर इसके बाद जो है आपसे वो पूछेगा कि एक, अब आपको फोन नंबर पूछेगा। क्यों? क्योंकि उस पर आपको वो एक OTP पास करेगा 6 डिजिट का, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होता है। फिर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर रिकवरी का एक ईमेल एड्रेस पूछेगा, ठीक है। फिर आपका जेंडर पूछेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो हम अपना ईमेल अकाउंट ऐसे क्रिएट कर सकते हैं।
देखिए मैंने भरा नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ भरी, अपना मेल भरा, क्योंकि उसके पास ये मिनिमम इंफॉर्मेशन रहेगी ही कि आप मेल हो कि फीमेल हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने रिकवरी का ईमेल एड्रेस क्या डाला है। आप अगर मान लीजिए कोई, आप जानते हैं आपने अगर जीमेल का बना रखा है और आपने सिंक कर रखा है, तो आप अपने मोबाइल से जितने भी फोटोग्राफ खींचते हैं, आप अपने स्मार्टफोन का जैसा भी इस्तेमाल करते हैं, पूरी की पूरी जानकारी गूगल के पास है। अगर आप 3 साल पहले यहां से अमेरिका गए और आपने वहां एक टैक्सी पकड़ करके दूसरे प्लेस गए, तो वो भी जानकारी उसके पास है। आप खुद सर्च कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री, अगर आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं और गूगल को आप सिंक करके रखते हैं। तो देखिए इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, इसका फायदा भी उठाते हैं कई लोग। फिर वेरीफाई करेगा आपके फोन नंबर पर, आपको एक वो भेजेगा और फिर आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे उसने मुझे भेजा 625462, तो मैंने यहां पर डाला वेरिफिकेशन कोड और आगे बढ़ गया। तो अगर मैं ऐसे बढ़ जाता हूं तो मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अब मेरा ईमेल अकाउंट, देखिए ऐसी सुविधा मिल जाएगी। मैं यहां पर आपको जिसको भी मुझे ईमेल भेजना है वहां इसका एड्रेस यहां लिखूंगा, कॉपी टू और बीसीसी, ये भी सुविधाएं होती हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, इसको इसकी कॉपी भेज दो, इसको इसकी कॉपी भेज दो, तो अगर मैंने सभी कुछ ऊपर भेज दिया तो सभी ओरिजिनल होगा। ठीक है, अगर मैं कॉपी कर दूं तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे 9 बिंदु दिख रहे हैं, आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको YouTube क्रिएट करने का सुविधा, ड्राइव पे जाने की सुविधा, प्ले स्टोर पे जाने की सुविधा, गूगल क्लास की सुविधा, ये सब चीजें यहां मिलेंगी। ठीक है, तो आप अपना ईमेल पे अकाउंट बनाएं और यहां पर जाकर के आप उन सुविधाओं का लाभ लें। ठीक है, कुछ समय तक फ्री है, बाद में वो चार्ज हो। कुछ इंटरनेट के बेसिक एथिक्स होते हैं। क्या होता है, आपका उद्देश्य क्या है कि इंटरनेट को आप यूज करेंगे लेकिन दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। आप दूसरों के इंटरनेट को नहीं देखेंगे। ठीक है, यू शैल नॉट वॉच अदर्स पीपल इंटरनेट फाइल्स, दूसरों के इंटरनेट फाइल्स को, ये इथिक्स हैं। ये बेसिकली आपके इथिक हैं कि आप अगर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यू शैल नॉट यूज ए इंटरनेट टू स्टील और हैक, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कोई चोरी करने के लिए या चुराने के लिए या ताक झाक करने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखें, आप किसी दूसरे आदमी के इंटरनेट ईमेल एड्रेस से उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक, आप इंटरनेट, यू शैल ऑलवेज यूज इंटरनेट इन वेज दैट शोज कंसिडरेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर योर फेलो ह्यूमंस। आप इंटरनेट का इस्तेमाल अपने साथियों के लिए, जिनका भी आप मैसेज भेज रहे हैं, उनका प्रॉपर एक क्या कहते हैं रेस्पेक्ट मैनर में भेजेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको ना रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। You should not upload articles that may scratch other psychological matters. आप ऐसे आर्टिकल्स वगैरह इंटरनेट पे नहीं डाल सकते हैं जो दूसरे लोगों को की भावनाओं को अहित करे। तो ऐसे कई एथिक्स हैं। आपने देखा अभी जो लड़की बैंगलोर से पकड़ी गई, उसने वो गलत मैसेज को फॉरवर्ड किया, गलत टूल का इस्तेमाल किया। ये सब इंटरनेट के एथिक्स में नहीं है, तो इसके लिए पेनल्टी है, बहुत ज्यादा पेनल्टी है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट सिक्योरिटी कैसे होगी, सिर्फ पासवर्ड को स्ट्रांग बना करके। तो पासवर्ड कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक कॉमन फ्रेज है, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ठीक है, मैंने इसी को लिया, मान लीजिए, तो अब इसमें से मैंने जो 2 लिखा था उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे अपना इंटरनेट के पासवर्ड बनाने के लिए 2 की नंबर की भी जरूरत थी। ठीक है, तो ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। अब मैंने इसका क्या, पहला वर्ड ले लिया, देखिए ए के ले लिया, ए बर्ड का ले लिया, बी आई इन का ले लिया, आई टी का ले लिया, द एच का एच, तो बन गया क्या, मैं ए बी आई टी एच आई डब्ल्यू 2 आई टी बी, ये मेरा पासवर्ड बन गया। कैसे बन गया पासवर्ड, मैंने एक जो कॉमन फ्रेज था अंग्रेजी में लिखा हुआ, उसके पहले लेटर्स को ले लिया और बीच में कोई एक आध नंबर था तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगाने होते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसमें स्पेशल कैरेक्टर लगाइए। हैश इधर लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क पीछे लगा दिया, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। आप ध्यान रखिए, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत लोग गलत कामों के लिए भी करते हैं, तो आप कैसे बच सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप अपना इंटरनेट का ईमेल का जो पासवर्ड है हर 3 महीने में 2 महीने में उसको बदलते रहें। ठीक है, तभी आप उससे बच सकेंगे। अदरवाइज इंटरनेट पे हैकिंग बहुत आसान है, आपके सबके पासवर्ड जो है आसानी से दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए
15 मिनट में और लूंगा और आपको क्लाउड कंप्यूटिंग बताऊंगा, क्योंकि 15 मिनट सेशन हमारा थोड़ा सा डिले हुआ था। तो चलिए, मैं अब आपके सामने, मैंने अभी अपना मोबाइल ये शेयर किया है, अब 15 मिनट के लिए मैं आपके सामने दूसरी चीज प्रस्तुत करूंगा और मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लाउड कंप्यूटिंग। है तो बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन मेरा, लेकिन मैं आपको इसके कुछ ब्रीफ चीजें ही बताऊंगा। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। बादल मैंने भी बनाए हैं, लेकिन बादल का इससे कोई संबंध नहीं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम क्या समझना चाहते थे, मैंने अपने इस पूरे प्रेजेंटेशन में ये बताया व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्विसेज एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स होंगे और कैसे सर्विस मिलेंगे। यहां पर देखें क्लाउड क्या है, तो अलग अलग लोगों के नजरियों में क्लाउड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसके बेनिफिट क्या है, ये यहां डिस्कस करेंगे। और सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं ये मैं बताऊंगा, और डिप्लॉयमेंट के मॉडल क्या होते हैं ये थोड़ा सा बताऊंगा शॉर्ट में, कोशिश करूंगा चित्रों के माध्यम से बताऊं। क्लाउड कंप्यूटिंग अलग अलग लोगों की नजर में क्या है, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी की, लेकिन अगर इसको देखें तो हाईलाइटेड वर्ड कर दिया मैंने, ऑन डिमांड, नेटवर्क एक्सेस, शेयर्ड पूल, रैपिड प्रोविजन एंड रिलीज अवेलेबिलिटी। यानी कि आपको क्या मिलने जा रहा है, आपकी सुविधा के अनुसार आप नेटवर्क का एक्सेस कर सकें, शेयर्ड पूल में काम कर सकें और उपलब्ध हो, ठीक है, आसानी से चीजें उपलब्ध हो। तो ये एक भाषा है। विकिपीडिया की भाषा क्या कहती है, इसको अगर हम देखें, इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग की सुविधा हो, शेयर कर सके हम रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सके, सूचना को शेयर कर सके और ऑन डिमांड हमें मिले। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती ना, बिजली की जब ज्यादा जरूरत हो तो ज्यादा मिल जाए, तो उसी प्रकार से इंटरनेट पर भी मुझे अगर अपना इंटरनेट यानी कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए कोई आवश्यकता है वेब स्पेस की या सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की, तो मेरे को सुविधा अनुसार मिल जाए, ठीक है। तो ये तो इसके कुछ क्लाउड का अर्थ कहां से आया था मैंने आपको बताया, ये फ्लो चार्ट्स थे, ये एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को लिंक करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बादल का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको नाम पड़ गया क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो अब हम देखें, डिलीवरिंग होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ऐसी सर्विसेज को हम इंटरनेट पे ले सके, इंटरनेट के माध्यम से ले सके। जैसे कि मुझे अपना रिजल्ट बनाना है अपने कॉलेज का, ठीक है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो भी मैं रिजल्ट बनाने के लिए कंपनी को कह सकता हूं कि तुम बच्चों का डेटा गैदर कराओ। बच्चे कहां पर जानकारी देंगे, इंटरनेट पर, उसको इकट्ठा करो, उसको प्रोसेस करो, कहीं से भी मशीन लाओ, मेरा सरदर्द नहीं है, मेरे को तो रिजल्ट चाहिए। और मेरे को रिजल्ट कहां चाहिए, मेरे को इंटरनेट के माध्यम से मेरे ईमेल पर रिजल्ट आ जाए। तो ऐसी सुविधाएं हम ले सकते हैं। तो क्लाउड की डेफिनेशन बड़ी मजेदार है, बहुत अलग अलग लोगों की दृष्टि में अलग अलग है, लेकिन हम सर्विसेज को हायर कर सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हायर कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर को हायर कर सकते हैं, यानी कि जरूरत हो तो हम सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। बर्कली जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसने भी एक डेफिनेशन दी है, ठीक है, डिलीवर्ड एज सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ऐसी सुविधाएं जो आपको इंटरनेट पे मिले वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर की सर्विस आप लेना चाहो तो पे एज यू गो, पे एज यू गो, आप जितना इस्तेमाल करो उतना खर्चा करो। अभी बताता हूं कि क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए क्यों है। और डेफिनेशंस थी, बहुत सारी डेफिनेशन हो गई, बड़ा कंफ्यूजन हो गया, इवन मोर कंफ्यूजिंग, कोई कुछ कह रहा है, हमें इससे मतलब नहीं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को हम ऐसे हाथी के उस एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर ये आपने पढ़ा होगा कि पूंछ को देख करके क्या कहता है जबकि उसकी आंखें बंद है, इसकी आंखें बंद है तो ये क्या कह रहा है हाथी को, अलग अलग प्रकार का इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन पे ना जाए, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंट्रल आइडिया क्या होना चाहिए, आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, हमें जब जो चीज की सुविधा चाहिए वो मिल जाए, यूटिलिटी, ठीक है, उपयोग में, इसी को हम कहते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो यानी कि सुविधाओं के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग आर्किटेक्चर से, हम ठेकेदार से एग्रीमेंट करते हैं ना, उसी प्रकार से इंटरनेट पे कोई सुविधा लेने के लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये शब्द बड़े कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको चित्र के माध्यम से आगे बताऊंगा।
इसलिए इसे यहां छोड़ देता हूं। तो क्या देखते हैं चित्र के माध्यम से, ये 5 उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है, अगर एकदम से मेरे पास 2000 बच्चों के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया और मेरे पास 10,000 बच्चे आ गए तो उसको वो बढ़ा सके, ठीक है। इलास्टिसिटी आप समझ रहे हैं कि मुझे एकदम से कोई बहुत बड़ा काम करना पड़े तो मैं कर सकूं, तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर मेरे को मदद करे। अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, यानी कि अवेलेबल हो, रिलायबल हो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर मेरे को 24 घंटे मेरी सुविधा दे सके, और रिलायबल हो यानी कि मैं उस पर विश्वास कर सकूं, वो सही डिसीजन ले सके। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये कुछ बड़े टिपिकल है, मैं इनको चित्रों के माध्यम से आगे आपको बताऊंगा। तो सेंट्रल आइडिया क्या है, डोंट टेल मी डिटेल्स, आई डोंट केयर। आप भी कहोगे मुझे बताने की क्या जरूरत है, मुझे तो इस्तेमाल करना बताइए। यस, तो छोटा बच्चा जैसे कहता है कि मैं कंप्यूटर को यूज करूंगा लेकिन मुझे नहीं चाहिए कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो आपको भी क्या करना है, यूजर की दृष्टि से अगर सोचे तो हम ये नहीं कहते यूजर डू नॉट केयर अबाउट हाउ द वर्क्स आर डन, हमें नहीं मालूम कि कैसे काम कर रहे हैं, कि हमें काम करके दो, उनको क्या मिलने वाला है ये बताओ यूजर को। यूजर डू नॉट केयर अबाउट व्हाट द प्रोवाइडर एक्चुअली डिड। सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, दे ओनली कंसर्न अबाउट देयर क्वालिटी ऑफ सर्विस, उनकी सर्विस की क्वालिटी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, दे ओनली वांट टू पे एज मेनी एज दे यूज्ड, हमने जितना इस्तेमाल किया हम उसका ही पे करेंगे, हम क्यों सर्वर खरीदें, हमें जरूरत ही नहीं है। तो यूजर क्या करता है, यूजर को सर्विस चाहिए, उसको कैसी सर्विस मिले, अच्छी मिले तो फायदा है। तो व्हाट इज सर्विस, सर्विस क्या है, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो। हम ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि साहब आज लाइट चली गई तो ऐसा नहीं होगा, नहीं, हमें इस प्रकार की सुविधा नहीं चाहिए, हमें तो काम चाहिए बस, ओके, तो ऐसी सर्विस चाहिए। तो वेब सर्विस को मैं अभी आपको थोड़ा इसको स्किप कर देता हूं क्योंकि ये टेक्निकली ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन 4 प्रकार की चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें चाहिए पड़ती है। मैसेज सेंड करें विदाउट ए रिप्लाई, इस प्रकार की सुविधा चाहिए क्या, कि हम भेज सकें लेकिन वहां से रिप्लाई नहीं चाहिए। लेकिन सेंडिंग एंड रिप्लाइंग दोनों चाहिए, तो सेंडिंग एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये दूसरी सुविधा। तीसरी सुविधा होती है आग्रह पूर्वक, ए रिक्वेस्ट फॉर ए रेस्पॉन्स, ठीक है। एक चौथी सुविधा होती है नोटिफाई कर देना, मैसेज सेंड टू मल्टीपल रिसीवर्स, नोटिफाई करते आते ना, जैसे इनकम टैक्स के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया भरो, लास्ट डेट निकल गई है, भर भी दिया तो भी मैसेज आता है, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो आपके पास किस प्रकार की सुविधा आपको चाहिए वेब पर, ये चाहिए। तो यहां कुछ चीजें मैं स्किप कर देता हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब हमारे पास स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी को मैंने एक चित्र के माध्यम से बताया, गिव मी द वर्ल्ड विदाउट लिमिटेशन, मुझे पूरा संसार चाहिए बिना लिमिटेशन के, मैं अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे आप सिर्फ कहोगे नहीं आप भोपाल में चला सकते हो, मैं पूरे इंडिया में चला सकूं, मैं पूरे वर्ल्ड में चला सकूं, ऐसा बिजनेस चाहिए। अगर ऐसी होता तो उबर जो है अमेरिका की कंपनी यहां नहीं होती, वीजा जो है अमेरिका की कंपनी यहां इंडिया में नहीं होती, हम जितने क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पैसा जो है वीजा को जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पूरे स्केलेबिलिटी है, जो भी देश अपनाना चाहे अपना सकता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी होना चाहिए, स्केलेबिलिटी होना चाहिए, डायनेमिक प्रोविजंस होना चाहिए, और मल्टी टेनेंट का मतलब डिजाइन होना चाहिए। मल्टी टेनेंट का डिजाइन मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कि कई किराएदार इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। मैं आपको डायनेमिक प्रोविजनिंग के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। क्या है डायनेमिक प्रोविजनिंग, अगर आपको घर चाहिए है और घर आपका आप जंगल में घर चाहते हैं तो बन तो सकता नहीं लेकिन आ सकता है घर, तो ये है डायनेमिक प्रोविजन, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चित्र के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए लाल लाइन रिप्रेजेंट करती है कैपेसिटी को, और हमें आवश्यकता है वो ऐसी है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो अगर ऐसी कैपेसिटी का एक कोई चीज ले लूं जो लाइन लाइन वाला है, तो ऊपर वाला जब ऊपर डिमांड बढ़ेगी तो मैं उनको मीट आउट नहीं कर पाऊंगा। ये ऊपर वाले दिख रहा है, तो आपको जो शेडेड लाइन दिख रही है ये लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहां ऊपर ज्यादा कैपेसिटी वाला ले लिया और कभी डिमांड ज्यादा हुई तो इतना लॉस हो गया, ठीक है। यहां तो चलो मिनिमाइज कर लिया, लेकिन मैंने कैपेसिटी ज्यादा ले ली है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको चित्र देखते हैं कि ज्यादा कैपेसिटी ली है ये लाइन की और मेरे पास डिमांड ऐसी है, तो क्या हुआ, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का अनयूज रह गया।
तो अक्सर ऐसे ही होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट संस्थाओं में कि हमारे पास कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने पीक कैपेसिटी को ध्यान में रख करके ऑपरेटर्स लगाए हैं, लेकिन उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरी कैपेसिटी को भी बदलती रहे, वो ऐसे ही देखिए दिख रहा है, और जो मेरी इस्तेमाल करने की जो डिमांड है वो भी ऐसी रहे। तो अब ये देखिए, इस चित्र को देखें तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, डिमांड के आधार पर हमारी कैपेसिटी बढ़ती घटती जाती है, तो ये ज्यादा फायदेमंद चीज है ना। यस, तो इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताऊंगा आगे। तो चलिए मैं कुछ चीजों को स्किप कर देता हूं। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉल्ट का टॉलरेंस होना चाहिए। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर अगर मिला तो मालूम पड़ा क्या हुआ कि अगर एक कोई पार्ट गड़बड़ हुआ तो पूरी मशीनरी ठप। ऐसा नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे क्या चाहिए कि अगर एक मशीनरी वगैरह फेल हो तो बाकी सबके माध्यम से चलता रहे। तो सिंगल फॉल्ट सिस्टम मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। फॉल्ट डिटेक्शन इन आइसोलेशन होना चाहिए। जैसे कि फॉल्ट डिटेक्शन मतलब आपकी आंखों में अगर कोई नंबर आ गया तो हम चश्मा लगा लेते हैं ना, तो वैसे सॉफ्टवेयर में भी होना चाहिए कि अगर कोई एक जगह गलती आ जाए तो उसको रिकवर करने का ऑप्शन होना चाहिए। टॉलरेंस यानी कि उस फेल्यूर को वो रिकवर कर सके, ठीक है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि विचित्र परिस्थितियों में भी हम काम कर सकें, तो ये भी हमारे पास सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि मालूम पड़ा कि बैकअप नहीं है या मेरे पास सुविधाएं नहीं है, ये भी मेरे चाहिए, ठीक है। तो चलिए पासवर्ड का कैसे, मैंने आपको बताया पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पासवर्ड को कैसे मजबूत बना सकते हैं यही इंपॉर्टेंट। मैं आपके सामने कुछ जो तीन छोटे छोटे सी चीजें बताने की कोशिश करता हूं और जल्दी खत्म करता हूं। अच्छा, ये देखिए मैंने आपको चित्र बनाया है लोड बैलेंसिंग। लोड मतलब अगर आपको इंटरनेट पे एकदम से बहुत ज्यादा सुविधा है तो क्या आप ऐसी उसमें बैठना पसंद करेंगे क्या? इसमें एक तरफ लोड ज्यादा हो गया तो डूबने की संभावना है ना। तो ऐसी अगर लोड एकदम से बढ़ जाए तो उसको बैलेंस करने की सुविधा भी होनी चाहिए, ठीक है। एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, ठीक। तो कौन इसको सर्विस को यूज कर रहा है? हम लोग बहुत सारे यूज कर रहे हैं, ब्राउजर्स बहुत सारे हमारे देखिए दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही चल रहा हो, मोजिला पे ना चल रहा हो, गूगल पे ना चल रहा हो, सभी पे चले। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी क्लाउड सर्विस सब पे चलनी चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमको फायदा क्या मिलेगा? यूजर को ही फायदा मिलेगा, पैसे बचेंगे इसके, ठीक है। क्यों? इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमको कैपिटली आपको आईटी सेल नहीं बनाना है, ठीक है, आपको सुविधाएं लेनी है। इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन, इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हम अपने सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड यूजर को फायदा होगा, ठीक है, हमको लोकल स्टोरेज पावर मिलेगी। तो ऐसा आप बिजनेस चाहते हैं या जितनी जरूरत हो उस हिसाब से मार्केट से लेना चाहते हैं? तो आपके पास ये सुविधाएं हैं। तो मैं यहां पर आपको एक दो चित्र और दिखाता हूं। तो एंड यूजर हम हैं, ये बच्चा है छोटा सा जो कि लैपटॉप को यूज कर रहा है। तो बच्चे को इससे मतलब नहीं है कि लैपटॉप कैसे बनाए। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटे से दो तीन चित्र और दिखाने की कोशिश करूंगा और खत्म करूंगा बात को। चलिए, आप अपने शहर से बाहर गए हैं, मूव टू ए सिटी एंड यू आर लुकिंग फॉर ए प्लेस टू लिव। आप एक रहने के लिए स्थान ढूंढना चाहते हैं। तो कैसा स्थान ढूंढेंगे? एक नया घर बनाएंगे क्या? एक खाली घर लेंगे क्या? आप बनाएंगे क्या घर नया, या आप नया घर खरीदेंगे क्या, या आप होटल में रहना पसंद करेंगे? तो आपके पास तीन चॉइसेस है, ठीक है। इसी चॉइस के आधार पे मैं आपको क्लाउड को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप नया घर बनाते हैं तो क्या होगा? आपको ईंट, रोड़ा, गिट्टी से लेकर सब कुछ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क है, ठीक है। इफ यू एन एम्प्टी हाउस ले लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यू कैन कस्टमाइज सम पार्ट ऑफ योर हाउस बट नेवर चेंज द ओरिजिनल आर्किटेक्चर। अगर आपने बना बनाया घर ले लिया तो आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। चलो इसको यहां रख लेते हैं, इसको यहां रख लेते हैं, इसको यहां, लेकिन आप अपना ओरिजिनल आर्किटेक्चर नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप होटल में रहना चाहे तो लिव इन होटल विल बी ए गुड आइडिया if the only thing you care is enjoy your life. There is nothing you can do with the house except living in it. तो आप होटल में मजा करने के लिए जाते हैं ना, तो वही बिल्कुल वैसे ही सुविधा है ये क्लाउड। तो चलिए क्लाउड कंप्यूटिंग में जाए तो क्या करेंगे? अब मैं आपको वही जो आपने अभी पहले एग्जांपल लिया था, अगर आप सिमिलर टू बिल्ड ए न्यू हाउस इन प्रीवियस एनालॉजी,
नया घर बनाते हैं तो आप लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को किराए पे ले सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको IaaS कहते हैं। सिमिलर टू बाय एन एम्प्टी हाउस इन प्रीवियस एनालॉजी, अगर मैं खाली घर खरीदता हूं तो मैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेता हूं, जिसको हम पास कहते हैं, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और अगर मैं होटल में रहना पसंद करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यूज द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो मैं सीधे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का ही इस्तेमाल करूं ना। मैं क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदूं, मैं क्यों सिस्टम खरीदूं, मैं क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूं। तो आपने देखा कि ये सर्विस के 3 मॉडल हैं, IaaS, PaaS और SaaS। तो मैं SaaS पे जाऊं, ये आपकी सुविधा के अनुसार है। अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कि IT का, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होगी, ठीक है। अगर आप जो है सिर्फ प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म, आप अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाएंगे यहां पर। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर भी चाहते हैं, प्लेटफॉर्म भी चाहते हैं और IaaS भी चाहते हैं तो आप नीचे पे जाइए, ठीक है। तो आपने देखा, ये आपको चित्र के रूप में और बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। ये आपके जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसको आपको मिल जाएगा। ये कुछ क्लाउड्स के बारे में था। तो चलिए, टाइम काफी हुआ और बीच बीच में लाइट जाने के कारण आज का सेशन थोड़ा 15 मिनट हमने लेट स्टार्ट किया। तो रिकैप कर लेते हैं आखिरी में कि हमको इंटरनेट को समझना और उपयोग में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वाली दुनिया इंटरनेट बेस्ड हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज सब इंटरनेट बेस्ड सुविधाएं हमको दे रही हैं। इंटरनेट पे अगर हम सेल्फ अच्छी ब्राउजिंग करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम कैसे ब्राउजिंग करें। ईमेल को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। और क्लाउड, अगर कोई मुझे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं क्लाउड पर जाकर के ही सब सुविधाएं ले सकता हूं, हार्डवेयर की भी, सॉफ्टवेयर की भी, प्लेटफॉर्म की भी। तो मुझे अपना IT पे फोकस नहीं करना है, मुझे सीधे सीधे क्लाउड पे जाना है। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने 2 घंटे तक हमारे साथ समय बिताया और कई नए नए शब्द आपके दिमाग में आए होंगे और आपको कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। पूछ सकते हैं? हाँ जी, अब आपके प्रश्न आमंत्रित है, अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें। 5 मिनट में हो जाए जी, क्योंकि आगे वाली क्लास फिर सारी कर रही है। ठीक। ये कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने दिख रहे हैं। 5G is good but it would be harmful for birds and animals. Is there any alternative possible? जी, ऐसा नहीं है कि ये नुकसानदायक है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में भ्रांतियां बहुत सारी होती है, लेकिन जब हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो सब सुविधाओं को सब टेस्टिंग के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए 5G आएगा और हमारे लिए नुकसानदायक होगा ऐसा मत सोचिए। जब भी इंप्लीमेंट होता है तो हम उसकी टेस्टिंग के बाद ही इंप्लीमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, व्हाट इज मीन ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि मैं अपना कुछ चिट्ठी विट्ठी भेजना चाहता हूं तो ईमेल के माध्यम से भेज सकता हूं। एक क्वेश्चन है, ईमेल क्लास इज लाइव लिसन। ये हम लोगों ने जवाब दिया था। अच्छा, बता। एक प्रश्न है, सर क्लाउड स्पेस को परचेस करना पड़ता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग करने में तो इसके सॉल्यूशन के लिए कहां जाएंगे या कहां कंप्लेंट करेंगे? देखिए, ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, जिससे भी आप सुविधाएं लेते हैं उसके साथ रिटन डॉक्यूमेंट बनता है और कौन कौन सी सुविधाओं के लिए आपको कितना टाइम वो देंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सब पूरा रिटन में रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है और जितनी आप इस्तेमाल करते हैं उतना ही पे करते हैं। 4G होने के बाद भी इतना स्लो क्यों चलता है? ये एक्चुअली क्या है, देखिए आपने 4G तो लिया है, लेकिन क्या आपके पास वो डिवाइस भी उसको सपोर्ट करने वाली है? कई बार बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हमने 4G तो लिया, लेकिन हमारे पास अभी सिग्नल ही उतना अच्छा नहीं आ रहा। वही बात है कि आपने
ट्रेन तो चला दी है तेजस वाली, और लेकिन वो रुक रुक करके चल रही है या उसकी स्पीड ही नहीं है, तो कभी कभी ऐसी सुविधाएं भी होती है। ठीक है, सर मेरी बात क्यों नहीं हो पाती आपसे? डिसमिस करता हूँ, मैं डिसमिस करता रहता हूँ। हाँ, ओके। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन उन्होंने कहा, तो आप क्लाउड पे सुविधाएं लेते हैं। देखिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो भी आप ले सकते हैं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आप प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं और उस पर अपना डिप्लॉय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्विस लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारे संस्थान में हम लोगों ने एक सुविधा ली, क्योंकि अभी बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और हर बच्चा 32-32 पेज की कॉपियां लिख लिख करके सबमिट करता है। प्रतिदिन जो है कम से कम 1000 बच्चे एग्जाम देते हैं और 1000 गुणित 32 कर दीजिए तो 32,000 पेज अपलोड होने होते हैं। तो हम इतनी सारी सुविधा के लिए मैं क्या सर्वर खरीदूं? नहीं, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, हम लोगों ने क्लाउड पर स्पेस ली है और क्लाउड पर स्पेस लेकर के हमने इसको पूरा किया है। तो जिस दिन जितना इस्तेमाल होता है उसी हिसाब से पैसे देते हैं। सर, इफ वी सेव अवर पासवर्ड इन मैनेज पासवर्ड, विल इट बी सेफ फॉर अस और नॉट? आप बिल्कुल पासवर्ड को बदलते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। जितना आप पासवर्ड को बदलेंगे उसी हिसाब से आप सिक्योर रहेंगे। अदरवाइज ऐसी साइट भी हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि वो आपको बता देगा कि आपका डेटा कब कब हैक हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से भी देखिए, अभी आरबीआई ने भी एक डायरेक्टिव जारी किया है कि इंटरनेट के माध्यम से अभी जो है योनो कैश निकाला जा सकता था, लेकिन अब वो सुविधा बंद कर दी है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं जो है हम इंटरनेट के मिसयूज से भी होती है। वो डेटा को एक किसी ने पूछा है कि जो क्लाउड पे जो स्पेस हम लेते हैं वो सिक्योर रहती है? यस, बिल्कुल सिक्योर रहती है, इनक्रिप्टेड भी रहती है। जैसे हमारी फोटो वीडियो ईमेल पर डिलीट हो जाती है तो कैसे रिकवर करते हैं उसको, ये एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीज है। आपके पास सुविधा होती है उसको रिकवर करने के लिए कुछ समय के लिए, जिसे आपने डिलीट कर दिया और उसी समय आप ला सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद आप लाना चाहें तो वो लंबा प्रोसेस है। उसके लिए आपको जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला होता है उसको हमको भेजना पड़ता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, और भी कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका जवाब देता हूं। इफ ऑल होम अप्लायंसेस विल बी कनेक्टेड विथ इंटरनेट देन व्हाट कैन वी डू विदाउट इंटरनेट? जी बिल्कुल सही है, इंटरनेट तो बहुत जरूरी होगा और आगे होना भी है। इंटरनेट के बिना हम कल्पना नहीं कर पाएंगे अपने डेली रूटीन की, बहुत जरूरी है। तो क्लाउड के बेनिफिट्स बहुत हैं, ये भी पूछा गया है। तो क्लाउड के बेनिफिट ये है कि आप जितना खर्च करते हैं उतना ही पैसा, जितना आप सुविधा लेते हैं उतना ही पैसा देते हैं। डिजी लॉकर ये क्लाउड है कंप्यूटिंग। ऐसे बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। व्हाट्सएप क्लाउड है, जीमेल क्लाउड है, आपके ट्विटर क्लाउड पर है, फेसबुक क्लाउड पर है। तो इतनी सारी सुविधाएं सब क्लाउड पे ही चल रही है। चलिए, कोई नया प्रश्न नहीं है तो अब आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगला सेशन फिर से स्टार्ट होने वाला है हमारा।